सी ईयर चैरिटेबल ट्रस्ट के टॉपिक में अपने को ये 14 नोट्स करनी थी ना। इस 14 नोट्स में अपना यहाँ तक हो चुका है, पॉइंट नंबर 11 तक। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट क्या, देखो सेक्शन 115 बीबीआई। नेक्स्ट सेक्शन इज 115 बीबीआई। अब सुनो, कभी भी 115 सेक्शन सुनने में आता है ना, मतलब समझ जाना चाहिए कोई स्पेशल टैक्स रेट है। तो इधर कोई स्पेशल टैक्स रेट के बारे में पढ़ना है। तो सी स्पेशल टैक्स रेट के पहले बताओ, ट्रस्ट लोग का नॉर्मल टैक्स रेट क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट लोग का स्लैब रेट्स के हिसाब से होता है। लेकिन देयर आर सर्टन इनकम्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके ऊपर टैक्स स्लैब रेट से नहीं आएगा, 30% से टैक्स आने वाला है। सी ऑलरेडी अनोनिमस डोनेशन का तो 30% था ही, अब और भी कुछ ऐसी इनकम है जिसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, एंड दैट इज गिवन इन सेक्शन 115 बीबीआई। ओके, सुनाई दे रहा है सब लोग को? तो सी ए 115 बीबीआई में अपने को क्या पढ़ना है, ऐसी कौन सी इनकम है ट्रस्ट की जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगेगा। तो सी इसका एक कीवर्ड से अपने को याद रखना पड़ेगा, इसका एक कीवर्ड है, कीवर्ड ये देखो, इसको ऐसे याद रखो, अड़िया अड़िया। अब अड़िया में ए देखो क्या है, एक एक करके देखना। ए फॉर अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। सी ट्रस्ट लोग पता है अपनी इनकम अक्यूमुलेट करते फॉर फ्यूचर चैरिटेबल वर्क, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 10 वगैरह सबमिट करना पड़ता है एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, एंड फिर रिटर्न भी टाइम पे भरना पड़ता है, तो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो उसको लेके अच्छा पॉइंट है, सुनो कि अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने इनकम अक्यूमुलेट की है बट नॉट इन अकॉर्डेंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, नॉट इन अकॉर्डेंस विद इनकम टैक्स लॉ मतलब इनकम टैक्स लॉ वाले जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हिसाब से नहीं किया, अपने मन से जैसे करना है वैसा कर दिया, तो वो अक्यूमुलेटेड इनकम का एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा और उस पर उल्टे का 30% टैक्स लगेगा। ऐसे बोल के क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये देखो अपना एक कंप्यूटेशन का स्टेटमेंट बनाया था ना मैंने, ये देखना अपने एग्जाम्पल में इधर क्या हुआ था, मैंने अज्यूम किया था ना 10 रुपए की इनकम को हमने अक्यूमुलेट किया है, ट्रस्ट का कोई फ्यूचर में हॉस्पिटल या स्कूल बनाने का प्लान है। ओके, नाउ सी ये 10 रुपया गवर्नमेंट एग्जाम तो कर देगी, लेकिन कंडीशन क्या थी, फॉर्म नंबर 10 सबमिट करना पड़ता है एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, एंड फिर जब तक ये पैसा हॉस्पिटल स्कूल वगैरह के कामकाज में यूज नहीं हो रहा तब तक यू टू कीप इट इन्वेस्टेड, और रिटर्न भी टाइम पे फाइल करना पड़ता है, ऐसा था ना। तो नाउ ऐसे अज्यूम करो ट्रस्ट ने ये जो 10 रुपया ना अक्यूमुलेटेड इनकम, इन लोग ने अक्यूमुलेट तो किया है, लेकिन उसके लिए जो फॉर्म 10 भरना चाहिए था नहीं भरा, तो फॉर्म 10 भरना चाहिए था नहीं भरा, फिर भी इन लोग ने अक्यूमुलेटेड इनकम का एग्जेम्पशन लिया है ना, तो ऐसी इनकम के लिए गवर्नमेंट बोलेगी कि तेरे को एग्जेम्पशन तो छोड़ नहीं मिलेगा, अब उस कारण से तेरी इनकम थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना। अरे ये 10 रुपीज माइनस नहीं करूंगा तो इनकम आंसर 5 रुपये आएगा कि 15 रुपये आएगा आंसर। अरे 10 रुपया ये माइनस नहीं किया तो आंसर अपना 5 थोड़ी ना आएगा, फिर तो अपना आंसर 15 आएगा, एंड फिर उस 15 में से जो 10 रुपया अक्यूमुलेट किया था नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, इसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा और बैलेंस के ऊपर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। तो ये 115 बीबीआई में लिखा है कि कोई भी ट्रस्ट इनकम अक्यूमुलेट करती है बट नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ये वर्ड याद रखना, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ में बहुत सारी वेराइटी आती है, ये तो मैंने खाली एग्जांपल दिया ना कि फॉर्म 10 सबमिट ही नहीं किया था। ओके, नाउ ऐसा अज्यूम करो फॉर्म 10 सबमिट किया था लेकिन उसमें पर्पस और पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया था, तो ये भी अक्यूमुलेशन ढंग से हुआ कि ढंग से नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो कभी भी अक्यूमुलेशन ढंग से नहीं हुआ ना, तो ये माइनस करना तो भूल जा, ये माइनस तो होगा ही नहीं, और माइनस नहीं होगा उस कारण से अपना आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, और वो बड़े हुए आंसर में जो वो गलत काम वाला अमाउंट था 10 रुपीज का अक्यूमुलेशन नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, उसके ऊपर 30% टैक्स आ जाएगा। तो इसमें तो कितने सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। नॉट इन अकॉर्डेंस में ये भी हो सकता है कि हमने इनकम अक्यूमुलेट की थी लेकिन उसको इन्वेस्टेड नहीं रखा है, accumulated income should be invested in security specified under section 11(5), लेकिन उसमें हमने इन्वेस्टेड नहीं रखा है, तो अगर इन्वेस्टेड नहीं रखोगे तो ये भी accumulation is not in accordance with law, तो वो भी इधर लेस नहीं होगा। बट सी इसको केयरफुल रहना, एग्जाम में इसमें सिली मिस्टेक होती है, लोग अपने मन से क्या करते हैं वो अमाउंट को अलग से ऐड करने आते हैं, ऐड नहीं करना है, वो लेस करने वाली चीज है, वो लेस नहीं होगी मतलब अपने आप आंसर बढ़ के आएगा।
अरे मैंने एक दो स्टूडेंट्स को रेगुलर बैच में ट्राई करके देखा, सम दिया था ना, तो लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, तो अपना जो फाइनल आंसर है उसमें अलग से कुछ ऐड करने बैठते हैं। अरे ऐड क्यों करना है, अपने स्टेटमेंट में सब इनकम घुसी हुई है। और ऐसी इनकम जो हमने अक्यूमुलेट की है, जो ढंग से नहीं की, उसको लेस नहीं करेंगे अगर, तो अपने आप आंसर बढ़ा हुआ ही आएगा। तो इन शॉर्ट तुम लोग खाली इतना याद रखना, ऐसा कुछ समय दिया ना तो उसको लेस मत करना, फिर वो अमाउंट याद रखना। जो अमाउंट हमने ढंग से अक्यूमुलेट नहीं किए, वो अमाउंट को अपना फाइनल आंसर थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा। जैसे मेरे केस में आंसर 15 रुपीज आएगा ना, तो वो बढ़े हुए आंसर में से वो जो अमाउंट थी ना, अक्यूमुलेटेड नॉट इन अकॉर्डेंस, जो मेरे एग्जाम्पल में 10 है, उसके ऊपर 30% टैक्स मारना। ओके, फिर ये अड़िया का ए हो गया। ए सी मैं तुमको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा ना जिसमें ट्रस्ट को 30% टैक्स लगेगा। तो अड़िया का ए क्या था, अक्यूमुलेटिंग द इनकम नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इसमें से अक्यूमुलेशन में एक और पॉइंट है कि अगर तुमने इनकम अक्यूमुलेट की है, वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ भी अक्यूमुलेट की है, तो उसमें एक बार तो एग्जेम्पशन मिल जाता है ना। अब ऐसे अज्यूम करो ट्रस्ट ने इनकम अक्यूमुलेट की थी, एकदम ढंग से फॉर्म नंबर 10 सबमिट कर दिया था, एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट, सब बराबर से किया था, तो ऐसे केस में तो एग्जेम्पशन मिलेगा ही। ओके, लेकिन इसमें भी ट्रस्ट क्या गड़बड़ कर सकती है, अपना वादा तोड़ेगी। इन लोग ने क्या वादा किया है कि ये अक्यूमुलेटेड इनकम को फ्यूचर में यूज करेंगे, और कितने टाइम में यूज करेंगे, पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो लेट्स अज्यूम ट्रस्ट ने 5 ईयर्स का पीरियड स्पेसिफाई किया था, अब वो 5 ईयर्स में इन लोगों ने यूज नहीं किया, अब वो 5th ईयर आ गया, तो 5th ईयर आएगा तो क्या होगा बताओ, ये तो पता ही है, 5th ईयर आया तो क्या होगा, ये अमाउंट जो अभी एग्जेम्प्ट हुई है, अभी तो एग्जेम्प्ट, लेकिन 5th ईयर में वो टैक्सेबल होगी, लेकिन वो 5th ईयर में टैक्सेबल होगी 30% से। 5th ईयर में वो टैक्सेबल होगी 30% से। सो इमेजिन 5th ईयर का जब स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो यही अमाउंट जो अभी माफा गया है, वो बाद में टैक्स आ जाएगा। टैक्स आ जाएगा मतलब टैक्सेबल हो जाए, कब, ईयर 5 में, और ईयर 5 के स्टेटमेंट में लास्ट में आएगा, मतलब इधर एंड में ऐड करना पड़ेगा। अरे कहीं भी एग्जेम्पशन विड्रॉन वाली चीजों को अपने को स्टेटमेंट में लास्ट में दिखाना चाहिए। नहीं तो सोचो 5th ईयर के स्टेटमेंट में अगर वो ऊपर लिख दूंगा तो 15% का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो सी ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन मैं अभी नई बात क्या बताया कि वो एग्जेम्पशन जब विड्रॉ होगा उस पर जब टैक्स आएगा इट विल बी 30% से। फिर ऐसे तो और भी चीजें, अक्यूमुलेटेड इनकम को हम लोग मिस यूज कर देते हैं, तो कोई ट्रस्ट क्या अक्यूमुलेट तो ढंग से करती है, तो एग्जेम्पशन तो मिल जाता है, लेकिन मिस यूज किया तो जिस ईयर में मिस यूज करते उस ईयर भी एग्जेम्पशन विड्रॉ होता है, और एग्जेम्पशन विड्रॉ मतलब अपने स्टेटमेंट में लास्ट में जाके एड बैक हो जाता है, और उस पर भी 30% टैक्स आता है। फिर एक और पॉइंट था, अक्यूमुलेटेड इनकम को इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इन्वेस्ट करके अपने एग्जेम्पशन तो ले लेते, लेकिन बाद में वो इन्वेस्टेड अमाउंट सीजेस टू रिमेन इन्वेस्टेड, और सीजेस टू रिमेन इन्वेस्टेड भी गलत है। तो जिस ईयर में इन्वेस्टेड अमाउंट सीजेस टू रिमेन इन्वेस्टेड, उस ईयर में भी ये 10 रुपया जो लेस हुआ था अपने स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा, लास्ट में ऐड होगा, और उसमें भी 30% टैक्स आएगा। मतलब अक्यूमुलेशन से रिलेटेड कुछ भी गड़बड़ की ना 30%। तुम लोग खाली अक्यूमुलेशन वर्ड याद रखो, कभी भी अक्यूमुलेशन मस्ती 30%। बट सी अक्यूमुलेशन मस्ती दो टाइप की होती है, एक तो अक्यूमुलेट ढंग से ही नहीं किया, और एक ढंग से किया था लेकिन बाद में गड़बड़ किया। तो अगर ढंग से ही नहीं किया तो लेस ही नहीं करने मिलेगा, और लेस नहीं करने मिला तो अपना आंसर अपने आप बढ़ा हुआ आएगा, और वो बढ़े हुए आंसर में वो वाले का 30%। तो ये तो एक चीज थी। दूसरा क्या था, ढंग से अक्यूमुलेट किया था लेकिन बाद में गड़बड़ की, और बाद में गड़बड़ की तो अभी तो एग्जाम मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में एग्जामेशन विड्रॉ होगा, स्टेटमेंट में लास्ट में ऐड होगा, उस वक्त 30% टैक्स आएगा। तो ये अड़िया का ए था। हाँ, सी इधर किसी का डाउट है, सुनो डाउट क्या है, किसी का डाउट है कि सर अगर ये 10 हमने अक्यूमुलेट किया है, ओके, तो ये और ये अक्यूमुलेशन ढंग से किया था तो एग्जामेशन मिल गया, लेकिन 10 रुपए में से ना 4 रुपया प्रॉपरली यूटिलाइज कर दिया विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। मतलब ट्रस्ट ने बोला था कि हम लोग विद इन 5 ईयर्स यूज कर लेंगे, और वो यूज भी किया, लेकिन अक्यूमुलेट तो 10 किया था ना, और यूज उन लोग ने 4 ही किया। तो 4 यूज किया तो 4 के लिए तो गवर्नमेंट बोले वेरी गुड, यू केप्ट योर प्रॉमिस, बट 4 ही ना, तो बाकी के 6 के लिए क्या होगा, एग्जेम्पशन विड्रॉन।
एंड फिर जो 6 रुपए का एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा वो अपने स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा और उस पर 30% टैक्स आएगा। ओके, मतलब उसमें तो बहुत सारी वेरिएशन है, तुम लोग खाली इतना याद रखो ना, अक्यूमुलेशन में मस्ती किया ना 30%, और ये 30% गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल क्यों बनाया मालूम है? कितनी चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, कैजुअली इनकम अक्यूमुलेट कर देती है और इन लोग सीरियस नहीं होते, और कभी भी पब्लिक डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करती तो लॉ को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जैसे मेरे यहाँ पे भी कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, कोई बच्चा टाइम पे नहीं आ रहा, लेट आ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मुझे स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तो कैसे टाइम पे आ जाएंगे? खैर बच्चों के साथ तो आजकल स्ट्रिक्ट होके मतलब ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तो पब्लिक से स्ट्रिक्ट हो सकती है ना, और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होने के लिए 30% करना पड़ा, क्योंकि लोग अक्यूमुलेशन में बहुत कैजुअल है। तो ये देखो, मैं टोटल तुम लोग को 4 ऐसे केस बता रहा हूं जिसमें 30% है। तो 4 केस में एक हो गया ए फॉर अक्यूमुलेशन मस्ती, तो ये अड़िया का ए था। फिर दूसरा डी स्टैंड्स फॉर डीम्ड एप्लीकेशन वाला मस्ती। डीम्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या मालूम है? डीम्ड एप्लीकेशन का मतलब मैंने पढ़ाया था कल तुम लोग को। डीम्ड एप्लीकेशन मतलब ये वाली चीज कि अपने 10 रुपए की ऐसी इनकम थी जो अपने को रिसीव ही नहीं हुई थी। अब रिसीव ही नहीं हुई तो अपने उसको समाज सेवा पे यूज कैसे करेंगे? बट लॉ ने क्या बोला, कोई बात नहीं, इट विल बी डीम टू बी अप्लाइड। क्या बोलते इसको? डीम टू बी अप्लाइड। हम मान लेंगे तूने अप्लाई कर दिया, तेरे को एग्जामेशन दे देंगे, लेकिन यू हैव टू इन्फॉर्म एटलीस्ट 2 months प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो अपने को एग्जामेशन मिल जाता है, लेकिन इधर अपना वादा क्या था बता? अरे ये 10 रुपए में अपने प्रॉमिस क्या किए थे कि जिस ईयर में रिसीव होगा या तो वो ईयर या फिर उसके तुरंत नेक्स्ट ईयर में हम लोग प्रॉमिस यूज करेंगे। लेकिन पता चला वो ईयर ऑफ रिसीट आ गया, उसके बाद वाला ईयर भी आ गया और ये पैसा यूज ही नहीं किया, तो क्या होगा? अरे तो फिर ये अमाउंट जो अभी माफा गया है वो बाद में टैक्स आ जाएगा। अभी जो लेस हो गया है वो बाद में उस ईयर में इनकम में ऐड हो जाएगा। किस ईयर में? ईयर ऑफ रिसीट के बाद वाला ईयर, उस ईयर में इनकम में ऐड हो जाएगा। और एड बैक कब होगा मालूम है? स्टेटमेंट के एंड में, उस ईयर के कंप्यूटेशन में एंड में ऐड होगा, क्योंकि सी उस ईयर के स्टेटमेंट में टॉप में ऐड करेंगे तो 15% एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना, तो उस ईयर के स्टेटमेंट में एंड में ऐड होगा एंड फिर उस पर भी 30% टैक्स आता है। मतलब ये गवर्नमेंट है ना, कोई भी धोखाधड़ी करता है ना तो गवर्नमेंट को भी गुस्सा आता है कि तुमने बोला है कि इनकम यूज मिली नहीं तो हम यूज नहीं कर पाए, तो हमने समझा तुमको, लेकिन बट बाद में जब मिला तभी तो यूज कर। चलो जब मिला तभी भी नहीं, उसके बाद वाले ईयर तो यूज कर, और बाद में भी यूज नहीं करेगा तो ये 10 रुपीज तेरा एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। हमेशा याद रखना, एग्जेम्पशन विड्रॉन का इफेक्ट किधर आएगा? स्टेटमेंट में एंड में आएगा, एंड फिर उस पर भी 30% टैक्स है। और डीम्ड एप्लीकेशन में तो ये भी था, इधर क्या बहाने थे मेरे पास कि 10 रुपया मुझे मिल तो गया है लेकिन मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, मतलब समाज सेवा पे खर्च नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे साल के एंड में मिला है। अब साल के एंड में मिला है तो साल तो खत्म ही हो गया, तो मैं अप्लाई कैसे करूं? तो ये जेन्यून रीजन था। तो ये भी गवर्नमेंट क्या बोलते, चल जा, हमने डीम टू बी अप्लाइड माना, हमने अज्यूम कर लिया कि तूने अप्लाई किया है और तेरे को एग्जामेशन मिल गया, बट यू हैव टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट एटलीस्ट 2 months प्रायर टू द ड्यू डेट। लेकिन इधर भी अपने क्या कसम खाए थे, चलो 23-24 वाला ईयर तो नहीं, इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर क्या होता है 24-25, उस ईयर में यूज करेंगे। लेकिन उस ईयर में अगर दगा किया, धोखा दिया, तो वही एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा और उस पर भी 30% टैक्स आता है। तो इन शॉर्ट, अक्यूमुलेशन मस्ती में भी 30% आता है और डीम्ड एप्लीकेशन मस्ती में भी 30% आता है। अड़िया चल रहा है, अड़िया 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 में नेक्स्ट अल्फाबेट देखो क्या है? ए अक्यूमुलेशन मस्ती, डी डीम्ड एप्लीकेशन वाली मस्ती, आई फॉर इन्वेस्टेड रखना चाहिए पैसा अंडर सेक्शन 11(5). तो सी, कभी भी ट्रस्ट को ऐसा बोला है गवर्नमेंट ने, अगर तू इन्वेस्ट करके रखेगा ना तो ही तेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा। जहां कहीं भी ऐसी कंडीशन है और उस कंडीशन को तूने लाइटली लिया, मीन्स हम कह रहे कि तू इन्वेस्ट करके रख अंडर सेक्शन 11(5), फिर भी तू उसको लाइटली ले रहा है, तू सोच रहा है ऐसे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो एग्जेम्पशन तो भूल जा, और ऐसी इनकम में भी 30% टैक्स आएगा। मतलब लॉ इस चीज को बहुत स्ट्रिक्ट लेना चाह रही है कि भाई हम जहां जहां बोलते हैं कि इनकम शुड बी इन्वेस्टेड इन 11(5), तो यू टेक अ सीरियसली। तुम लोग सीरियस क्यों नहीं ले रहे हमको? और अगर तुम सीरियसली नहीं लोगे तो तुमको एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा और फिर ऐसी इनकम में भी 30% टैक्स आएगा।
इसका पता है बेस्ट एग्जांपल क्या बनता है? कॉर्पस डोनेशन। सी दो जगह ऐसा था कि यू शुड कीप इट इन्वेस्टेड अंडर 11.5। एक तो अक्यूमुलेटेड इनकम में, अरे इनकम अक्यूमुलेट करते तो इन्वेस्ट करके रहना पड़ता है ना। लेकिन ठीक है, वो तो अक्यूमुलेशन मस्ती तो डिस्कस हो चुकी है ना। अरे अक्यूमुलेशन मस्ती में तो तुमने इन्वेस्ट नहीं किया, वो लापरवाही की हो कि कुछ भी किया है, उसमें तो डिस्कस हो ही चुका है। लेकिन अभी कॉर्पस डोनेशन का इमेजिन करो। कॉर्पस डोनेशन मैंने क्या बताया था? अरे बता, अंबानी 25 लाख का चेक देके गया विद स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन, तो उसको इन्वेस्ट करके रखेंगे ना, तो अपने कंप्यूटेशन स्टेटमेंट में डैश आता है। अपना स्टेटमेंट था ना ये, अपने स्टेटमेंट में अगर कॉर्पस डोनेशन होता है तो मैंने क्या बताया था? उसको ऊपर ही लिखना है और डैश करके लिखना है। लेकिन डैश कब होगा? डैश क्यों? क्योंकि वो इनकम ही नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी, तो उसको डैश ही कर देते। और डैश करने की शर्त क्या है? इट शुड बी इन्वेस्टेड एज पर 11.5 सिक्योरिटीज। लेकिन वो 11.5 के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं किया ना, तो ऊपर डैश वैश तो छोड़, अमाउंट डालना पड़ेगा, वो भी नीचे डालना पड़ेगा, नीचे अलग से ऐड करना पड़ेगा कॉर्पस वाला डोनेशन। और कॉर्पस वाला डोनेशन मिला है ना, तो उसको एक रिसीव्ड की तरह अलग से ऐड करना पड़ेगा, और वो भी अमाउंट आएगा, और उसके ऊपर भी 30% टैक्स। एक्चुअली लॉ ने कॉर्पस के लिए नहीं बोला ऐसा। लॉ ने क्या बोला? जहां कहीं भी हमने इन्वेस्ट करो ये कंडीशन के बेसिस पे एग्जेम्पशन दिया है ना, तो वो कंडीशन को फॉलो करो, और नहीं करोगे तो एग्जेम्पशन तो दूर का बात, उस पर टैक्स भी साधारण स्लैब रेट से नहीं आएगा, 30% से आएगा। तो कॉर्पस डोनेशन का बेस्ट एग्जांपल बनता है, जबकि लॉ ने कॉर्पस बोल के रूल नहीं बनाया। एनी इनकम which is exempted based on a condition that you have to invest it under 11.5, so invest it. If you don't do that, you won't get the exemption and such income will be taxed at 30%. तो कॉर्पस का तो ये पॉइंट डाल ही सकते हैं। तो याद रखना, इन्वेस्टेड नहीं हुआ प्रॉपर्ली तो ऊपर डैश आएगा कि अमाउंट आएगा? अमाउंट, और ऊपर भी नहीं, नीचे आएगा फिर। और नीचे क्योंकि ऊपर डाला तो 15% के मजे मिल जाएंगे ना, तो नीचे डालेंगे और उस पर भी 30% टैक्स है। अड़िया का आई था, आई, ओके। फिर अड़िया में एटीएस। एटीएस कौन था? अगर ट्रस्ट ने अपनी इनकम को ऑथर, ट्रस्टी, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर, या फिर उसका कोई रिलेटिव, या फिर ऐसा कंसर्न जहां एटीएस उसका रिलेटिव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है, इनके बेनिफिट के लिए यूज किया, तो मैंने क्या बताया? उसको अप्लाइड नहीं गिन सकते। जबकि ट्रस्ट ने पैसा यूज किया, ये देखो पैसा जा रहा है, लेकिन किसके लिए जा रहा है? एटीएस के लिए जा रहा है, तो ऐसा वाला जा रहा है, अप्लाइड में तो नहीं आएगा। जैसे मान लो ये 50 रुपए ले लो ना, एक बार ऐसी वाइल्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये 50 रुपया पूरा एटीएस के लिए यूज किया था, मेरा जो अप्लाइड था ना 50s, ये मान लो ट्रस्ट ने 50 रुपीज अप्लाई किया था, लेकिन जनरल पब्लिक की एटीएस के लिए, एटीएस के लिए किया, तो क्या होगा? तो एटीएस के लिए किया तो उसको अप्लाइड में तो नहीं ले सकते ना, लेस नहीं करने मिलेगा। और लेस नहीं करने दिया मतलब अपना आंसर थोड़ा बड़ा आएगा। अरे जो मेरा आंसर 5 आ रहा था उसकी जगह 55 आएगा, और उस 55 में वो जो लफड़े वाली अमाउंट है ना 50, विच वॉज यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एटीएस, इसके ऊपर 30% टैक्स आएगा, और बैलेंस पे 5 रुपए पे स्लैब रेट से टैक्स आएगा। तो सी कभी भी ऐसा बोलो ना, इनकम इज यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑथर, ट्रस्टी, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर, रिलेटिव और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कंसर्न, तो उसको लेस तो करना मत। और लेस नहीं करोगे ना, लेकिन वो अमाउंट याद रखना, लेस नहीं किया लेकिन अमाउंट याद रखना, क्योंकि उतने से अपना आंसर थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा, और वो बढ़े हुए आंसर में वो वाला कंपोनेंट अलग कर देना। सी ये चीजों का ऐसे नहीं है, कितने लोग क्या करते हैं, ऑथर ट्रस्टी के लिए यूज किया ना तो उसको अलग से ऐड करने आते हैं। अरे ऑथर ट्रस्टी के लिए हमने इनकम यूज की है, और इनकम तो ऐड ही भी पड़ी है ना ऊपर। अरे ऑथर ट्रस्टी वगैरह के लिए हमने इनकम इस्तेमाल की है, तो इनकम तो ऐड ही भी पड़ी है ना। अपने को क्या ध्यान देना है कि ऑथर वॉथर के लिए यूज किया तो उसको लेस मत करना, इनकम में तो है ही वो, तो उसको खाली लेस मत करना। और लेस नहीं किया मतलब वो अमाउंट लास्ट में थोड़ा इंक्रीज होके आएगा। जैसे यही 50 में इधर लेस ना करूं तो मेरा आंसर 5 थोड़ी आएगा, इट विल बी 55, लेकिन मेरे मन में वो 50 रुपीज बसा हुआ है, तो वो 50 को स्प्लिट करके उसके ऊपर 30% टैक्स आएगा। ओके, तो ये अड़िया का ए था, ए। तो ए वॉज अक्यूमुलेशन मस्ती, डी वॉज डीम्ड एप्लीकेशन मस्ती,
आई इन्वेस्टेड रखना चाहिए, उसमें मस्ती किया तो, और एटीएस के बेनिफिट यूज किया तो, ये चार केस में लॉ ने क्या बोला है, तुमको 30% टैक्स आएगा। ओके, और ये चार केस में कोई इनकम जैसी चीज है तो उसको 30% टैक्स आ ही जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा है ना, कुछ हमने यूज करने में गड़बड़ किया है, तो यूज करने वाली चीज लेस नहीं होगी, लेकिन उतने से अपना आंसर बढ़ा हुआ आएगा, और वो बढ़े हुए आंसर में 30% टैक्स आ जाएगा। इसी ये जो मैंने बोला इसमें बहुत लफड़े करते हैं, जो एटीएस वाला पॉइंट आता है ना, लोग क्या करते हैं उसको अलग से ऐड वैड करने की कोशिश करते हैं। अरे सोच, एग्जाम में सेंटेंस ऐसा दिया है, इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ एटीएस, इनकम अप्लाइड, तो इनकम अप्लाई किए तो इनकम तो है ही ना ऊपर, इनकम तो डाली है, खाली वो अप्लाई किया एटीएस के लिए, तो लेस मत करना बस। और लेस नहीं करूंगा तो जैसे 50 लेस नहीं किया तो अपना फाइनल आंसर विल बी लिटिल बिट मोर, एंड फिर उसको स्प्लिट करते टाइम ध्यान देना कि उतने पे 30% आएगा। तुम लोग पता है ट्रस्ट की जो फाइनल इनकम होती है ना, इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है। अनोनिमस डोनेशन वाला कंपोनेंट, अड़िया वाला कंपोनेंट, और बैलेंस कंपोनेंट। फिर क्या होगा बताओ, अनोनिमस डोनेशन का जो कंपोनेंट है उसपे 30%, अड़िया कंपोनेंट 30%, बैलेंस पे स्लैब रेट से आएगा टैक्स। तो ये अपना 115 क्या खत्म हुआ, 115 बीबीआई, 115 बीबीआई अड़िया था, अड़िया। ओके, अब सुनो अड़िया में ए क्या था, नहीं अड़िया का लास्ट वाला है, सॉरी, इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ एटीएस। तो सुनो ये पॉइंट में रिपीट करो, क्योंकि उसको उसको लेके देखो अच्छा नया पॉइंट आएगा इधर ही, देखो मेरा अगला पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो सी अभी मैंने क्या बताया था, ये वाला एग्जाम्पल वापस, ये 50 रुपीज का अमाउंट था, मान लो उन लोग ने पब्लिक के लिए यूज नहीं किया था, पब्लिक के बदले इन लोगों ने एटीएस लोग के लिए यूज किया, ऑथर ट्रस्टी वगैरह लोग के लिए, तो क्या होगा, बोलो ना, बताया था क्या होगा, लेस नहीं होगा ना, तो लेस नहीं हुआ, चलो लेस नहीं हुआ तो अपना आंसर, फाइनल आंसर क्या आया, फिर आंसर 5 थोड़ी आएगा, 50 माइनस ही नहीं किया ना, तो अपना आंसर विल बी 55। फिर मैंने क्या, 55 में 50 रुपीज के ऊपर 30% टैक्स आएगा। अब ये 50 के ऊपर 30% टैक्स तो आएगा, प्लस उसके लिए पेनल्टी भी है। वो 50 रुपीज जो तूने ऑथर ट्रस्टी सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर लोग के लिए इस्तेमाल किया ना, उतने ही रुपए की तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। उतने ही रुपए की मतलब कितना रुपए था इधर, 50, तो 50 के ऊपर 30% टैक्स तो आएगा। ओके, और वो 50 रुपए जितना पेनल्टी भी भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 271 AAE। मतलब दिस शोज गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट, और होना ही पड़ेगा। आपने ट्रस्ट क्यों बनाई है, पब्लिक की सेवा के लिए, और तुम पब्लिक को छोड़ के इनके पीछे पड़े हो, किनके, ऑथर ट्रस्टी सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर रिलेटिव ऑफ एटीएस, और ऐसी कंसर्न जहां एटीएस उसके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उनके लिए इनकम यूज करना पाप है। और उस पाप की सजा क्या है, तो पहले तो वो लेस नहीं करने मिलता, और फिर उतने से अपना आंसर बढ़ा हुआ आया, तो पहली सजा तो उसके ऊपर 30% टैक्स, फिर उतने ही अमाउंट की पेनल्टी, मतलब पेनल्टी का अमाउंट 50 रुपीज ही होगा। अमाउंट यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ एटीएस इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 AAE। एंड फिर गवर्नमेंट ने धमकी दी है, ऐसा दूसरी बार कभी जिंदगी में किया ना तो 200% पेनल्टी लगेगा। पहली बार कभी ट्रस्ट ने एटीएस के लिए इनकम यूज की ना, तो हम उसको पेनल्टी उतनी ही मारेंगे जितनी उसने एटीएस के लिए यूज किया है, मतलब 100% ऑफ 50 रुपीज मेरे एग्जाम्पल में, तो 50 लगेगा। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम रिपीट हुई ना मिस्टेक ये, तो जितना भी तुम एटीएस के लिए यूज करोगे उसका डबल पेनल्टी लगेगा। ऐसा नहीं कि थर्ड टाइम हुआ तो ट्रिपल, फोर्थ टाइम हुआ तो चौबल, ऐसा नहीं। एनी सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट विल बी 200%। सब्सिक्वेंट मतलब वो दूसरी बार किया, तीसरी बार, अब एक ट्रस्ट बार बार ऐसा ही करते तो करो, हर बार ऐसा करोगे तो 200% की पेनल्टी लगेगी। और पहली सजा तो क्या थी, वो लेस नहीं करने मिलता, और लेस नहीं करोगे तो आंसर बड़ा आता है, और बड़े हुए आंसर के ऊपर 30% तो आता है, प्लस पेनल्टी भी भरो अंडर सेक्शन 271 AAE। तो अपना ये खत्म हो गया 271 AAE। ओके, बट दिस इज ओनली फॉर एटीएस वाला पॉइंट। 115 BBI तो पूरे अड़िया के लिए था, लेकिन अड़िया में जो लास्ट ए था ना, एटीएस के लिए इनकम यूज करना, तो उसके लिए पेनल्टी भी अंडर सेक्शन 271 AAE। ओके, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जिट टैक्स।
लेकिन सी ये एग्जिट टैक्स की थियरी के पहले ना मुझे एक रजिस्ट्रेशन का पॉइंट पढ़ाना पड़ेगा। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है मालूम है, फिर रजिस्ट्रेशन कभी कभी कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिलेशन की थियरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं तुमको एग्जिट टैक्स पढ़ाऊंगा। ओके, तो अभी मैं कैंसिलेशन की थियरी में जा रहा हूं, लिंक मत तोड़ना। बाद में मैं इसके ऊपर आऊंगा एग्जिट टैक्स के ऊपर। तो ये देखो कैंसिलेशन की थियरी एक कि ट्रस्ट को हम लोग रजिस्ट्रेशन देते हैं, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल। एंड फिर हर 5-5 साल में उसको रिन्यू करना पड़ता है ना। अब सुनो, कभी कभी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। अब कैंसिल कब होता है उसकी देखो ये सिचुएशन है। ये जो मैंने लिखा ना जीसी और बल, जीसी और बल, ये कीवर्ड है मेरा। इन सिचुएशन में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो पहले अपने को सिचुएशंस पढ़नी है, फिर कैंसिलेशन का प्रोसीजर पढ़ना है। एक सेकंड, कैंसिलेशन का प्रोसीजर एक बार मैं छुपा डालता हूं, ये तुम लोग की नजर उधर ही पड़ी रहेगी। ये ड्राइंग नीचे की है ना, कैंसिलेशन का प्रोसीजर है, उसको बाद में देखते हैं। पहले अंडरस्टैंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। तो सी जी स्टैंड्स फॉर अगर ट्रस्ट की एक्टिविटीज जेन्यून नहीं है, मतलब सीआईटी को मालूम पड़ता है, कहीं से भी सीआईटी को मालूम पड़ा या ये ट्रस्ट की एक्टिविटीज को ठीक नहीं लग रही है, उनको कहीं से भी खबर मिली कि ट्रस्ट की एक्टिविटी जेन्यून नहीं है, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। तो जी था। फिर सी स्टैंड्स फॉर कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन। सी अपने जब रजिस्ट्रेशन मांगते हैं ना, तो सीआईटी क्या बोलता है, हमने आपको रजिस्ट्रेशन दिया प्रोवाइडेड तुम कुछ कंडीशंस फॉलो करो। मतलब उन लोग कंडीशन अटैच करके रजिस्ट्रेशन ग्रांट करते हैं। लेकिन वो अटैच की भी कंडीशन को तू कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा ना, तो सीआईटी की सटक जाएगी। तो उसकी सटक जाएगी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए, एक्टिविटीज ऑफ द ट्रस्ट आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन। और जी क्या था, एक्टिविटीज ऑफ द ट्रस्ट आर नॉट जेन्यून। दोनों सेंटेंस स्टार्ट होता है एक्टिविटीज से, याद करते हो। पहला क्या था, एक्टिविटीज नॉट जेन्यून, दूसरा एक्टिविटीज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर देखो ओ फॉर इनकम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। ट्रस्ट कमा अच्छा रही है, लेकिन कमा के उनके जो ऑब्जेक्ट्स है उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो ये चीज की अगर सीआईटी को कहीं से भी खबर पड़ी ना, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ओ फॉर ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। फिर देखो आर फॉर रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो खाली एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को ही मदद कर रही है। बट ये पॉइंट चैरिटेबल ट्रस्ट लोग के लिए, सी रिलीजियस ट्रस्ट तो कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए होता है ना यार। जैसे कोई मंदिर वाला ट्रस्ट है तो हिंदुओं के लिए होगा ना यार, और कोई मस्जिद है तो मुस्लिम के लिए होगा ना। तो रिलीजियस ट्रस्ट के ऊपर पाबंदी नहीं है। रिलीजियस ट्रस्ट तो कोई पर्टिकुलर रिलीजन को लेके बैठा है तो उसी को प्रमोट करेगा ना। लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट अनाथ बच्चों का होता है, जो बूढ़े लोग के लिए वृद्ध आश्रम होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह ऐसा किया ना कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, खाली हिंदूज के लिए होगा या फिर खाली पारसी लोग के लिए होगा, तो ये गलत है। इफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस का नहीं बोल रहा, इफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट इज डूइंग बेनिफिट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, तो ये गलत है। क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, सबका इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर सीआईटी को मालूम पड़ा है कि चैरिटेबल ट्रस्ट इज वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी ओनली, तो कैंसल। बट अगेन आई एम सेइंग दिस पॉइंट इज ओनली फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट। रिलीजियस ट्रस्ट तो कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए होगी ना, हर रिलीजन अलग है, तो जो रिलीजन का ट्रस्ट है वही रिलीजन के लिए करेगा। फिर ये आर था रिलीजियस कम्युनिटी के लिए। फिर बी फॉर ट्रस्ट अगर बिजनेस करती है और वो बिजनेस इंसिडेंटल टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स नहीं है, या फिर इंसिडेंटल है तो सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं किया, तो ऐसे केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। इंसिडेंटल का एग्जांपल दिया था ना, मंदिर जैसे लोग हैं, उन लोग ने दुकान खोल दी हार फूल अगरबत्ती बेचने की, तो इंसिडेंटल है। लेकिन अगर मोबाइल का दुकान खोल दिया, कपड़े का दुकान खोल दिया, जो मंदिर के ऑब्जेक्ट से कुछ मिलता जुलता भी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, तुमने गलत बिजनेस किया है, रजिस्ट्रेशन कैंसल। बट सी ये अगर सीआईटी को मालूम पड़ा तब, जब तक नहीं मालूम पड़ रहा है करो। मंदिर वाले लोग हैं, मोबाइल की दुकान खोल के बैठे, खोलो, उसकी इनकम पे टैक्स आएगा और वो इनकम स्टेटमेंट में लास्ट में जोड़ते हैं। ऐसी गंदी बिजनेस वाली इनकम को स्टेटमेंट में लास्ट में जोड़ते हैं और उस पर टैक्स आएगा, स्लैब रेट से ही आता है। इसमें 30% नहीं था, ये अड़िया में नहीं था, बट टैक्स आएगा। लेकिन जिस दिन सीआईटी को मालूम पड़ा ऐसा गंदा बिजनेस कर रहे, ऐसा गंदा धंधा किया,
तो तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल। बट वो उनको मालूम पड़ा तब, जब तक नहीं मालूम पड़ रहा है कमाओ, टैक्स भरो। फिर बिजनेस भी अगर ढंग का किया ना, लेकिन बुक्स भी सेपरेट नहीं है, तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब देखो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये बल के अंदर ए दिख रहा है, बल बल, ए स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन था ना, इधर हाथ देख मेरा, ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, तो एप्लीकेशन वॉज इनकम्प्लीट या फिर उसमें कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन था, तो ऐसे में तो रजिस्ट्रेशन देना ही नहीं चाहिए उनको। अरे आज कोई ट्रस्ट एप्लीकेशन कर रही है और एप्लीकेशन में कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन डाला है या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था, तो रजिस्ट्रेशन मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, सीआईटी भी इंसान है, उसने गलती से रजिस्ट्रेशन दे दिया जबकि एप्लीकेशन के अंदर फॉल्स इंफॉर्मेशन था, लेकिन वो फॉल्स इंफॉर्मेशन का सीआईटी को उस वक्त पता नहीं चला, तो उसने बेचारे ने रजिस्ट्रेशन दे दिया। लेकिन बाद में सीआईटी को मालूम पड़ा, भाई ये एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन तो गलत दी थी ट्रस्ट ने, हमने इसको रजिस्टर क्यों किया, कैंसल। नया पॉइंट है लेटेस्ट अमेंडमेंट, मई 24 नवंबर 24 के बच्चों के लिए। तो क्या था, ए क्या था, इफ द एप्लीकेशन, ये पढ़ो क्या लिखा, कंटेन्स इनकम्प्लीट और फॉल्स इंफॉर्मेशन, एंड इधर उस वक्त ही मालूम पड़ जाता ना सीआईटी को, जब एप्लीकेशन की थी तो रजिस्ट्रेशन देता ही नहीं ना। लेकिन ये कैसा सिचुएशन है जब सीआईटी को उस वक्त पता नहीं था कि कोई इंफॉर्मेशन फॉल्स प्रोवाइड किए जो भी है, तो उसने इनोसेंटली रजिस्ट्रेशन दे दिया, सब्सिक्वेंटली मालूम पड़ा कि वो ये तो गड़बड़ वाला एप्लीकेशन था, तो हमने रजिस्ट्रेशन क्यों दिया, तो इन लोग कैंसिल करने का राइट रखते हैं। अरे ऐसा पॉइंट नहीं हो तो ट्रस्ट तो चढ़ बैठेगी, आपने रजिस्ट्रेशन दिया अब कैंसिल नहीं कर सकते। अरे दिया, लेकिन हम लोग से भूल हो गई क्योंकि तेरा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट था, फॉल्स था, हमको उस वक्त नहीं मालूम पड़ा, लेकिन अभी तो मालूम पड़ गया ना। अब मालूम पड़ने के बाद तेरा रजिस्ट्रेशन को क्यों अलाइव रखे, उसको क्यों अलाइव रखे, उसको तो कैंसिल कर देंगे। फिर एल देखो क्या है, नॉन कॉम्प्लायंस विद अदर लॉ, मीन्स अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरे लॉस को कंप्लाई नहीं कर रही है, तो वो चीज की भी सीआईटी को खबर पड़ी तो कैंसिलेशन हो सकता है। अब है ना, कैंसिलेशन का प्रोसीजर देखो क्या है, इधर देखो सीन देखो, सबसे पहले सीआईटी को कहीं से खबर मिली होगी, जीसी और बल की, और जैसे ही उसको खबर मिली ट्रस्ट को नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेज के क्या लिखेंगे, हमें तुम्हारा जीसी और बल वाला इंफॉर्मेशन मिला है, हम तो कैंसिलेशन करने के लिए फुल मूड में आ चुके हैं, तुम लोग को कुछ बोलना है तो बोल लो। फिर ऐसा एक चिट्ठी देके उनको ऑफिस बुलाते हैं, और ऑफिस आएंगे तो उनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सब लेके आना जिससे तुम अपने आप को सच्चा प्रूव कर सको। फिर ऐसे बातचीत वगैरह होगी, एंड फिर बातचीत में अगर ट्रस्ट अगर ढंग से अपना केस पेश नहीं कर पाए ना, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। और कितने टाइम में कैंसिल होगा, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच नोटिस वॉज गिवन टू द ट्रस्ट। कौन सी नोटिस, कि हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा इन्फॉर्म करना पड़ता है ना, डायरेक्ट थोड़ी कैंसिल कर सकते। तो कैंसिल करने के लिए पहले नोटिस भेजते, तो नोटिस जब ही भेजी ना, वो डेट से 6 महीना नहीं गिनना है, वो मंथ से भी नहीं, वो क्वार्टर से। जैसे मान लो नोटिस भेजी थी 6 अक्टूबर को, तो 6 अक्टूबर कौन सा क्वार्टर आता है, फर्स्ट क्वार्टर था, अप्रैल में जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया। तो मेरे एग्जाम्पल में नोटिस 6 अक्टूबर को भेजी ना, तो 6 अक्टूबर ये कौन सा क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उसको एंड करो दिसंबर, उसके बाद 6 महीना, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच नोटिस वॉज इश्यूड। तो अगर मैं अज्यूम करो 6 अक्टूबर को, अरे क्वार्टर्स फिक्स्ड होते हैं, इनकम टैक्स में अप्रैल टू मार्च ही होता है ना, तो क्वार्टर्स मतलब अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च। फिर देखो कौन से क्वार्टर में नोटिस गया था, उस क्वार्टर के एंड से विद इन 6 months कैंसिलेशन होगा। ओके, तो ये देखो सीन देख लो, पहले सीआईटी को कहीं से खबर पड़ी है, कहां से खबर पड़ी मालूम है, आइदर ऑन इज ओन, या फिर एओ खबरी है, एओ है ना, एओ ने चापलूसी की है, एओ ने खबर दी है कि ये ट्रस्ट लफड़े वाली है, या फिर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मतलब ऑटोमेटेड टेक्निक से मालूम पड़ गया, वो बता सीबीडीटी का रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। पर जो भी ऐसी, ये रेलेवेंट नहीं है, कहीं से भी मालूम पड़ा ना सीआईटी को, सबसे पहले तो चिट्ठी भेजेगा नोटिस, और ट्रस्ट को बोलेगा तू आ हमारे पास
इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लेके आ। एंड फिर पूरी कार्रवाई होने के बाद जब सीआईटी पूरी तरह से संतुष्ट हो गया ना कि इन लोग ने पक्का जीसी और बल किया है, जीसी और बल, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल विद इन 6 मंथ्स। लेकिन अगर इस मीटिंग में ट्रस्ट अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। ओके, इस जीसी और बल को क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड वायलेशंस। एग्जाम में ना इन लोग मेरा कीवर्ड थोड़ी देंगे जीसी और बल, क्या लिखेंगे? स्पेसिफाइड वायलेशंस। तो एग्जाम में स्पेसिफाइड वायलेशन वर्ड दिखा ना, मतलब जीसी और बल की बात करें। ओके, फिर ये देखो, ये कैंसिलेशन की थ्योरी अब है ना, मुझे ये पढ़ाना है एग्जिट टैक्स। एग्जिट टैक्स का सेक्शन क्या? 115 टीडी। कभी भी 115 आता है ना, मतलब कोई ना कोई स्पेशल टैक्स रेट है। अब सुनो इधर, स्पेशल टैक्स रेट क्या बताता हूं, पहले एग्जिट टैक्स होता क्या बताना पड़ेगा। ये देखो, एग्जिट टैक्स का मतलब ये देखो, एक ट्रस्ट है, एक से ना उसके पहले है ना, एक से रुक जाए, एग्जिट टैक्स के पहले मैं तुमको एक फॉर्मेट बता देता हूं। ये फॉर्मेट था ना, ये फॉर्मेट अच्छा बना है, मतलब इसमें सब कवर हो गया, एक फॉर्मेट में सब कुछ कवर कर दिया मैंने। एग्जिट टैक्स करवा था, एक से रुको, पहले देखो फॉर्मेट में देखना, अगर ट्रस्ट का क्वेश्चन आया एग्जाम में, कंप्यूट द इनकम ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो इस स्टेटमेंट में क्या क्या आना चाहिए उसका पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट है। तो सी, ऐसे मैंने शॉर्ट में तो फॉर्मेट ऐसा दिया ही था ना, बताना ऐसा, इसी का एकदम डिटेल्ड वर्जन है। तो सी, अपने शॉर्ट में जो फॉर्मेट दिया था उसमें क्या लिखा था? पहले 100 रुपया टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में क्या क्या लेना है? सब लेना है, लेकिन उसको मैंने डिटेल में दिया। ये देखो, ट्रस्ट की टोटल इनकम में ये सारी चीजें आ सकती है। देखो, ये देखो टोटल इनकम ही लिखा है, जो पहले पढ़ाते टाइम ऐसे में 100 रुपया माना था ना, अब उसमें क्या क्या आएगा? तो सी, 1 बाय 1 क्वेश्चन में कभी देते इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, डाल दो अमाउंट। अरे ऐसे कुछ भी इनकम दी डाल देना। फिर इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल बिजनेस होगा तो वो भी डाल दो, लेकिन इंसिडेंटल बिजनेस ऊपर डालना है। और अगर इंसिडेंटल के बदले कोई फालतू धंधा हुआ तो फिर ऊपर नहीं, फिर नीचे डालेंगे। ये तो नीचे मैंने लिखा भी है, दिख रहा है, नॉन इंसिडेंटल बिजनेस, या फिर इंसिडेंटल भी है तो सेपरेट बुक्स नहीं है, तो ऐसी इनकम हुई तो स्टेटमेंट में नीचे ऐड करेंगे। नीचे मतलब एकदम फाइनल आंसर आ गया ना, फिर अलग से ऐड करो, क्योंकि वो ऊपर डाल दिया तो 15% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ऊपर कौन सा बिजनेस डालोगे? इंसिडेंटल, नॉन इंसिडेंटल नीचे। फिर आगे क्या दिया है? एग्रीकल्चर इनकम सब में दी तो डैश कर देना, और कोई 10 जैसा इनकम दिखा तो अमाउंट डालना, लेकिन एग्रीकल्चर है तो डैश ही कर देना। फिर कॉर्पस डोनेशन को भी डैश कर देना, प्रोवाइडेड 11.5 में इन्वेस्ट किया है तो ही डैश करना, लेकिन 11.5 में इन्वेस्ट नहीं किया ना तो डैश नहीं, अमाउंट और भी नीचे आएगा, लास्ट में आएगा नीचे। एंड फिर नॉर्मल डोनेशन दिया है तो उसकी अमाउंट लिख दो, ये देखो अमाउंट डाली है नॉर्मल डोनेशन की। और अनोनिमस है तो क्या करना है? ये देख, रिलीजियस ट्रस्ट का है कि चैरिटेबल हो चेक करना। रिलीजियस ट्रस्ट का सम है तो पूरा अनोनिमस डोनेशन ऊपर डाल दो, क्योंकि फॉर रिलीजियस ट्रस्ट अनोनिमस डोनेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दे आर लाइक नॉर्मल डोनेशन, पूरा डाल दो ऊपर। लेकिन अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसमें अनोनिमस डोनेशन है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ऊपर कितना डालना है? 5% और टोटल डोनेशन, और 1 लाख विच इज हायर, उतना ऊपर डाल देना एक से, और बैलेंस अमाउंट नीचे। और नीचे कितना टैक्स आएगा उसमें? 30% टैक्स। ओके, फिर ये अनोनिमस हो गया। फिर एनी अदर इनकम, मतलब और भी कुछ हुआ तो अदर तो लिखना पड़ता है, कुछ भी सब में डाल सकते हैं यार, तो कुछ भी डाला तो डाल दो ऊपर, है ना। डैश वाला ट्रीटमेंट किसमें, खाली याद रखो, एग्रीकल्चर को डैश करना है, कॉर्पस को डैश करना है, बाकी सबका अमाउंट ही डालना है। और उसमें भी अनोनिमस का ऊपर पूरा मत डालना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वो चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए बता रहा हूं। फिर बाद में 15% एग्जाम। अब देखो अपना नॉर्मल फॉर्मेट आ गया, 15% लेस हो जाएगा, फिर जितना भी अप्लाइड किया वो लेस। लेकिन अप्लाई करते टाइम अपने को रूल्स ऑफ एप्लीकेशन याद रखना है। रूल्स ऑफ एप्लीकेशन बता था मैंने, अप्लाइड मतलब पेमेंट बेसिस पे होता है, एंड फिर टीडीएस काटना है तो काटो, वो सब रूल्स के हिसाब से। फिर नॉट अप्लाइड बिकॉज नॉट रिसीव्ड, फिर नॉट अप्लाइड बिकॉज ऑफ अदर जेन्यून रीजन, फिर अक्यूमुलेटेड, ये सब तो पता ही है ना। एंड फिर बाद में ये फाइनल आंसर आ गया, जो मैं कब से तुमको पढ़ाते टाइम से 5 रुपीज ले रहा था ना, ये 5 रुपीज जैसा फाइनल आंसर इधर आ गया, ये रहा। फिर उसमें अलग से क्या क्या ऐड करोगे? नॉन इंसिडेंटल बिजनेस को अलग से ऐड करेंगे,
पास्ट एग्जेम्पशन विड्रॉन भी ऐड होता है। मीन्स पहले कोई इनकम एग्जेम्प्ट हुई थी और वो गवर्नमेंट को लग रहा है कि धोखा किया है, तो पहले जो माफा गया था अभी टैक्स आ जाएगा, वो भी लास्ट में ऐड करना है। फिर एक्सेस अनोनिमस डोनेशन, और कॉर्पस को भी नीचे डालते हैं अगर कॉर्पस को अनइन्वेस्टेड रखा तो। वो मेरे में इधर लिखना रह गया है, उसको भी तुम लोग स्टेटमेंट में डाल सकते हो कि कॉर्पस डोनेशन अगर ढंग से इन्वेस्ट किया तो ऊपर डैश हो जाता है, लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया तो नीचे अमाउंट आएगा, और नीचे अमाउंट आएगा उस पर टैक्स भी 30% है। अड़िया का आई नॉट इन्वेस्टेड एज पर 11(5) तो 30% टैक्स आता है। तो ये फॉर्मेट याद रखना, और ये फॉर्मेट बहुत काम का है, मतलब इसके अंदर सब सम सेट हो जाएंगे। ओके, फिर बट सी ये इनकम को बाद में 3 पार्ट में स्प्लिट करो। अनोनिमस डोनेशन का 30%, अड़िया का 30%, बैलेंस का स्लैब रेट्स। फिर लुक हियर, अब चालू कर रहा हूं मैं एग्जिट टैक्स। एग्जिट टैक्स का मतलब देखो क्या होता है, अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटी की दुनिया छोड़ रही है तो गवर्नमेंट को बहुत हर्ट हो रहा है। जब तो बोलो चैरिटी कर रहे थे गवर्नमेंट कितनी खुश थी, वाह कितने अच्छे लोग हैं। ऐसे भी लोग होते दुनिया में जो समाज सेवा पब्लिक का इतना सोचते, तो गवर्नमेंट खुशी खुशी उनको सब दिल खोल के एग्जेम्पशन दी, दिल खोल के एग्जेम्पशन दी, याद रखना। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट अचानक बोलती है नहीं अभी हम लोग को चैरिटी नहीं करना है, हम लोग चैरिटी वैरिटी करना बंद कर रहे हैं, बहुत होगी समाज सेवा, तो जैसे ही तुमने ये बात बताई ना गवर्नमेंट का मूड ऑफ हो गया सीधा। बोले भाई क्या कर रहा है, तुम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट हो, ये सोच के हमने तुमने इतने साल से इनकम तुम्हारी एग्जाम कर दी, लेकिन अभी तू चैरिटी की दुनिया छोड़ रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को गुस्सा आएगा, और गुस्से में गवर्नमेंट मारेगी चमाट, और चमाट का मतलब क्या होना, टैक्स मारेगी। गवर्नमेंट में तेरे को चैरिटी का दुनिया छोड़ना है ना, निकल ले, और निकलते टाइम टैक्स भर के जा। निकलने मतलब एग्जिट ले ले, एग्जिट टैक्स, एग्जिट का मतलब निकल लो, चलो। किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। एक ट्रस्ट जब तक अच्छा कर रही थी अच्छा था ना, लेकिन अब कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बोल रही है हमको चैरिटी की दुनिया छोड़ना, चैरिटी की दुनिया छोड़ना है। चैरिटी की दुनिया छोड़ने का मतलब बताऊंगा क्या है, अभी तुम लोग एक बार कैजुअली लो, ऐसे कैजुअली सुनो, प्रिसाइसली क्या होगा बताऊंगा, लेकिन कैजुअली सुनो कि अगर कोई ट्रस्ट बोलते हमको चैरिटी की नहीं करना, बस हो गया बस हो गया, तो ऐसा करेगा तो गवर्नमेंट उसको रोकेगी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हर्ट तो हो रहा है कि चैरिटी की दुनिया छोड़ रहा है, तो ठीक है तुम निकल लो, निकलते टाइम टैक्स भरो। अब चैरिटेबल ट्रस्ट बोले टैक्स किस बात का, हमको चैरिटी नहीं करना है बस खत्म, बट नहीं करना है तो उसका टैक्स क्यों, तो गवर्नमेंट उसको बताएगी देख तुमने चैरिटी करना अभी बंद किया है, लेकिन इतने सालों से चैरिटी कर रहे थे और तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट हो रही थी, और वो एग्जेम्प्ट इनकम से तुमने ये देखो इतने एसेट्स खड़े किए, अब वो एसेट्स तुम्हारे पास पड़े हैं, अब उस एसेट्स की बदौलत तुम लोग कुछ अच्छा धंधा करने का सोच रहे हो, और ये एसेट ऐसी थोड़ी खड़े हुए थे। अरे मतलब गवर्नमेंट ट्रस्ट को बैलेंस शीट दिखा के बोलेगी ट्रस्ट क्या झगड़ रही है किस बात का टैक्स, हमको चैरिटी नहीं करना खत्म, तो गवर्नमेंट उसको बोला इधर आ तेरा बैलेंस शीट दिखा, तो ट्रस्ट ने बताया बैलेंस शीट, और उसको बोला ये देख तेरी बैलेंस शीट में 400 करोड़ के एसेट्स है, तो ट्रस्ट ने बोला हाँ है, कैसे है, एसेट्स आसमान से आए थे, खरीदे थे ना, हाँ खरीदे थे, कैसे खरीदे थे, पैसों से, पैसे मतलब इनकम, और तेरी इनकम हमने माफ की थी, भूल मत एहसान, हमारी माफ की हुई इनकम से तूने एसेट खरीदा है, तो वो एसेट का तेरे को पर्टिकुलर परसेंटेज टैक्स चुकाना है। अरे मतलब ट्रस्ट अगर झगड़ा करेगी तो गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना है ना, तो जस्टिफिकेशन क्या है कि तुम्हारे पास जो भी एसेट है, एक्चुअली सी ट्रस्ट ने तो 1000 रुपया कमाया होगा, मेरे एग्जाम्पल में ले रहा हूं, मान लो किसी ट्रस्ट ने 1000 रुपया कमाया होगा, लेकिन 1000 में से तो 600 रुपया उड़ा दिया, अरे कमाया उड़ा दिया, कमाया उड़ा दिया, उड़ा दिया मतलब समाज सेवा पे, लेकिन 1000 में से 600 उड़ाया था ना, 400 तो एसेट की तरह पड़ा है। अरे इनकम का क्या होता है, कुछ इनकम उड़ जाती है और कुछ इनकम से एसेट खड़े हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट की एसेट पे नजर पड़ी है। ऐसे तो ट्रस्ट ने इतने सालों में 1000 करोड़ कमा लिया होगा, लेकिन 1000 करोड़ में से जो 600 खर्च हो गया, ठीक है खर्च हो गया, कमाया खर्च हो गया, बात खत्म, लेकिन उन 1000 करोड़ में से तेरे 400 करोड़ अभी तक पड़े, इसको बोलते हैं अक्रीटेड इनकम, इंग्लिश आता है अक्रीटेड इनकम, अक्रीटेड मतलब इकट्ठी की हुई, 1000 की इनकम में से 600 उड़ा दिया, मतलब वो अक्रीटेड नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ, वो तो यूज हो गया, तो ठीक है उसके लिए हम कुछ बोल भी नहीं रहे, क्योंकि तुमने यूज भी कोई अच्छे समाज सेवा के लिए किया था ना, तो उसकी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1000 कमा के तूने 600 इस्तेमाल किया, लेकिन 400 तो
तेरे पास अक्रीटेड पड़ा है, अक्रीटेड मतलब इकट्ठा किया हुआ एक एसेट के रूप में पड़ा है, और ये एसेट भी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी अगर तू इस एसेट से चैरिटी करता तो। जैसे हॉस्पिटल है तो इसको हॉस्पिटल की तरह चलाता है एज ए चैरिटी, लेकिन अभी तू चैरिटी बंद करने का बात कर रहा है, इसलिए इन एसेट्स का एक टैक्स भरना पड़ेगा। इन शॉर्ट लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट एसेट पे क्यों अटैक मार रही है? एसेट ही अपना अक्रीटेड, अक्रीटेड का मतलब क्या, इकट्ठा किया हुआ इनकम। और मेरे एग्जाम्पल 6000 में से 600 को क्या बोलेंगे, इकट्ठा किया है कि उड़ा दिया? उड़ा दिया, और वो सही काम के लिए उड़ाया था और हमने माफ भी किया था, उसका हमको खटक नहीं रहा है। लेकिन 400 रुपया जो इकट्ठा किया है वो ऐसी इनकम थी जो तेरे को माफ कर दी थी, ये सोच के कि चलो इस एसेट से जीवन भर चैरिटी होने वाली है। लेकिन अभी चैरिटी बंद करेगा तो ये 400 करोड़ का पर्टिकुलर परसेंटेज टैक्स भरो। और पता है कितना टैक्स भरना पड़ता है? ये देखो 34.94% टैक्स भरना पड़ता है। ये 34.94 को इन लोग क्या बोलते हैं, एमएमआरटी बोलते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। एक्चुअली एमएमआरटी तो है ना 42.74% होता है, लेकिन इधर है ना एमएमआरटी पता है कैसे निकाले? देखो 30% का टैक्स है, उसमें 12% सरचार्ज पकड़ा है, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। नॉर्मली एमएमआरटी में हम लोग हाईएस्ट सरचार्ज पकड़ते 37 वाला, लेकिन इधर 37, इधर 12 पकड़ते। क्यों मालूम है? क्योंकि सी लॉजिक देखो क्या है, कोई इनकम को टैक्स मारने के लिए एमएमआरटी होता है, इनकम को तो 37% लेके करते हैं, लेकिन ये इनकम का है कि इनकम का नहीं है, ये एसेट पे लगा है। सी कोई भी टैक्स ओवर एंड अबव इनकम का टैक्स, उसको गवर्नमेंट बोलती है एडिशनल टैक्स। क्या बोला? कोई भी टैक्स ओवर एंड अबव इनकम का टैक्स, उसको वो लोग बोलते हैं एडिशनल टैक्स। और हमेशा एडिशनल टैक्स में 12% सरचार्ज ही पकड़ते हैं। सी कोई इनकम का टैक्स होता ना, जैसे बिजनेस ट्रस्ट को याद करो, बिजनेस ट्रस्ट ने कुछ इनकम कमाई थी, और कोई इनकम को टैक्स आने का एमएमआरटी होती है इनकम को, तो अपने 42.74 लेते हैं। लेकिन ये कोई इनकम को टैक्स आना है कि इसको एडिशनल टैक्स बोलते हैं, एडिशनल। सी इनकम तो अभी ट्रस्ट की जो होगी उस पर नॉर्मल टैक्स आएगा, ये एडिशनल टैक्स बोलते हैं, इसलिए इस पे गवर्नमेंट ने 37 नहीं लिया है, 12% लिया हुआ है। एनीवेज जस्ट रिमेंबर, खाली इधर एमएमआरटी थोड़ा अलग है, बाकी पूरे इनकम टैक्स लॉ में एमएमआरटी मतलब 42.74% है। ओके, अब सुनो, ये 400 करोड़ के ऊपर निकाला, लेकिन 400 करोड़ है ना, सुनो अभी इस पे सम क्या आता है। ये 400 करोड़ ऐसे रेडीमेड फिगर नहीं देगा, इतना बड़ा बैलेंस शीट बना के देंगे, उसको वैल्यूएशन करके अपने को 400 करोड़ डिराइव करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं देखो, एक स्क्रीन में सब आ जाएगा, पे अटेंशन हियर। यहां मैंने ये सब क्या लिखा है मैं तुमको बाद में बताऊंगा। सी अभी मैंने ये नहीं बताया ऐसा कब मानते कि चैरिटी की दुनिया उन्होंने छोड़ दी है। अभी मैं कैजुअली बोल रहा हूँ ना, एक ट्रस्ट बोले हमको चैरिटी नहीं करना, हमको चैरिटी बंद करना है, लेकिन चैरिटी बंद करना, चैरिटी की दुनिया छोड़ना, एग्जिट का मतलब क्या है वो भी एक डेफिनेशन है। ये देखो इधर कुछ लिखा है मैंने, लेकिन वो डेफिनेशन है मैं बाद में घुसता हूं, पहले मैं 400 करोड़ की कैलकुलेशन सिखा दूं, फिर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा अपना। ओके, तो सी ये 400 करोड़ के लिए क्वेश्चन में क्या देंगे, बैलेंस शीट देंगे। बैकियर एक सेकंड को पहले ही बता ही देता हूं, नहीं तो खाली गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैं 400 करोड़ का वैल्यूएशन बता था कैसे करना है। पहले ना ऐसा कब मानते कि ट्रस्ट ने चैरिटी की दुनिया छोड़ दी, तो सी उसमें 3 सिचुएशन है, सी एम डी। सी फॉर एक ट्रस्ट कन्वर्ट हो गई नॉन चैरिटेबल में, कन्वर्टिंग योर सेल्फ इंटू नॉन चैरिटेबल मतलब तुमने एग्जिट ले लिया। तो फर्स्ट क्या होता है, कन्वर्जन। हाँ, कन्वर्जन का डिटेल डेफिनेशन थोड़ा और है, वो बाद में बताऊंगा लास्ट में। ये 400 करोड़ का थियरी हो जाएगा ना बाद में, अभी तुम लोग इसको याद रखो। कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब एक चैरिटेबल ट्रस्ट थी अपने आप को नॉन चैरिटेबल में कन्वर्ट कर दी। फिर मर्जर, मर्जर मतलब एक चैरिटेबल ट्रस्ट कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में मर्ज हो गई। चैरिटेबल ट्रस्ट तो एनपीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट, लेकिन वो किसी प्रॉफिट मेकिंग या फिर कोई नॉन चैरिटेबल संस्था में मर्ज हो गई। तो मर्ज होना भी क्या होता है, एग्जिट होना। फिर डिसोल्यूशन मतलब एक ट्रस्ट डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व हो गई मतलब चैरिटी बंद हो गया ना। अरे 3 केस में होते हैं कि चैरिटी ने चैरिटी की दुनिया छोड़ दी है। कौन सी, कन्वर्जन इनटू नॉन चैरिटेबल, मर्जिंग विद सम नॉन चैरिटेबल, और डिसोल्यूशन। अब सी डिसोल्यूशन को देख के अपने को क्या सोचना चाहिए,
यार एक ट्रस्ट डिसॉल्व हो गई तो भी उनको एग्जिट टैक्स देना पड़ रहा है। यार डिसोल्यूशन तो करना सबको राइट है। चलो आज कोई चैरिटेबल ट्रस्ट अच्छा खासा चैरिटी करते हुए नॉन चैरिटेबल में कन्वर्ट होती है तो बुरा भी लगता है, या फिर कोई नॉन चैरिटेबल में मर्ज करती है तो भी बुरा लगता है। लेकिन डिसॉल्व हो गए, डिसॉल्व करने वाला क्या सोच रहा, हमने बहुत जीवन भर समाज सेवा की, अभी हमको डिसॉल्व होना है। तो डिसॉल्व होना तो हक है ना यार, तो उसमें क्यों एग्जिट टैक्स लगता है? तो सी ऐसे लोग के लिए उन्होंने बोला है कि ठीक है तेरा डिसॉल्व होने में हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसॉल्व होते टाइम है ना तेरे पास जितने भी एसेट्स है ना ये कोई दूसरी संस्था को दे दे, ऐसे ही फोकट में दे दे, तब बोलेंगे तेरा पूरा जीवन सफल हो गया है, फिर तेरे को एग्जिट टैक्स नहीं आएगा। मतलब जीते जी भी चैरिटी किया और डिसॉल्व होते टाइम भी जो कुछ भी तेरे पास पड़ा था करोड़ों का धन दौलत तूने कोई दूसरी संस्था को दे दिया, ये बोल के कि हमसे अब नहीं हो रहा है आप करो चैरिटी, हम बुढ़े हो गए। ऐसा डिसोल्यूशन हुआ तो एग्जिट टैक्स नहीं आता है। कैसा? जिसमें ट्रस्ट इज डिसॉल्विंग और उसके जो भी धन दौलत पड़े, धन दौलत मतलब एसेट्स, उन लोग ने किसी दूसरे ट्रस्ट को दे दिया, फ्री में दे दिया, बेचने का नहीं। बेचेगा तो नहीं, बेचेगा तो क्या होगा ना, बेचेगा तो क्या होगा, बेचेगा तो देखो 400 की चीज को 500 में अगर बेचा ना तो 100 का तो कैपिटल गेन आ जाएगा और 400 पे एग्जिट टैक्स आ जाएगा। बेचा तो क्या आएगा 400 पे एग्जिट टैक्स, और बेचा 500 में तो एक्स्ट्रा कितना मिला 100, उसका कैपिटल गेन टैक्स आएगा। ये अगर बेचा तो डिसोल्यूशन के टाइम। लेकिन अगर तुमको ये सब मगजमारी नहीं चाहिए तो मत बेचो ना, सारे धन दौलत दूसरी संस्था को दे दो तो तेरे को एग्जिट टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ओके, बट वो कितने टाइम में देना उसका भी टाइम दिया, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिसोल्यूशन। जिस महीने में हमें डिसॉल्व हुआ ना उस महीने का एंड कर दो। जैसे सितंबर 4 को डिसॉल्व हुआ तो सितंबर को एंड करो, उसके बाद 12 महीने की मोहलत मिल रही है। 12 महीने में ये तेरा सारा धन दौलत रफा दफा करके कोई दूसरी संस्था को दे दे तो तू छुट्टा हो गया, फ्री हो गया, मतलब तेरे को एग्जिट टैक्स कुछ भी नहीं आएगा। बट यू हैव टू गिव इट अवे टू विद इन, सो गिव इट अवे टू अनदर ट्रस्ट विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिसोल्यूशन। बट अभी मैं कैसा केस बता रहा हूं, हमने गिव अवे नहीं किया, हमने डिसॉल्व किया और ढंग से डिसॉल्व नहीं किया, मीन्स जो गिव अवे करना नहीं किया है। तो एग्जिट टैक्स कब आता है? देखो CMD, C फॉर कन्वर्टिंग इनटू नॉन चैरिटेबल, M फॉर मर्जिंग विद नॉन चैरिटेबल, D फॉर डिसॉल्व करना और बेढंगा डिसोल्यूशन। बेढंगा मतलब डिसॉल्व किया, बेच बेचा के डिसॉल्व कर दिया, और बेच बेचा के किया तो बेचने का कैपिटल गेन तो आएगा ही, वो तो मैंने बताया 500 बेचा तो 100 का कैपिटल गेन और एग्जिट टैक्स भी आएगा। और ढंग से डिसॉल्व किया तो एग्जिट टैक्स नहीं आएगा, ढंग से मतलब विद इन 12 मंथ्स गिव अवे, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिसोल्यूशन। अब है ना ये 400 करोड़ की वैल्यूएशन अभी तुमको बता रहा हूं, ये देखो लुक हियर, क्वेश्चन में लो बैलेंस शीट देंगे एज ऑन CMD डेट। CMD क्या होता है? कन्वर्जन, मर्जर, डिसोल्यूशन, तीन सिचुएशन में एग्जिट टैक्स आता है ना, तो उसको मैं बोलता हूं CMD। तो CMD डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ होगा। ओके, अब इन लोग ना एसेट साइड में बहुत कुछ देंगे, लेकिन पहले मैं क्या करता हूं लाइबिलिटी साइड बता देता हूं। एक बार ऐसे याद रखो, सब एसेट्स को जोड़ना है और लाइबिलिटीज में सब लाइबिलिटी माइनस करना है। किसको नहीं माइनस करना देख लो, खाली कॉर्पस को मत माइनस करना। ट्रस्ट की बैलेंस शीट में कैपिटल तो नहीं होगा ना, कॉर्पस होगा, तो कॉर्पस को छोड़ दे, रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ दे, क्योंकि दीज आर नॉट लाइबिलिटीज, दीज आर लाइक ओनर्स फंड बोलते हैं, ओनर्स फंड। तो कॉर्पस को छोड़ दो, रिजर्व्स को छोड़ दो, फिर और क्या लिखा? प्रोविजन फॉर अनएसेडेंट लाइबिलिटी, मीन्स अगर कोई लाइबिलिटी एसेडेंट नहीं है, जिसका अपने को पता वता नहीं है कितना लाइबिलिटी इंकर होना है, तो उसको तो हम लोग रिजर्व की जैसे गिनना चाहिए। अनएसेडेंट मतलब हमने अपने मन से कुछ भी प्रोविजन बनाया, और प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनता है ना, तो इट्स काइंड ऑफ अ रिजर्व्स। और रिजर्व्स को हम लोग कैसे इधर काट दिया मैंने, रिजर्व्स को लाइबिलिटी थोड़ी मानते, तो ये भी काइंड ऑफ रिजर्व है। क्या? प्रोविजन फॉर अनएसेडेंट। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, लेकिन टैक्स का प्रोविजन किया 100 का, लेकिन टैक्स भरना आ रहा है 90 का, तो एक्स्ट्रा प्रोविजन इज काइंड ऑफ अ रिजर्व्स। सी कभी भी एक्सेसिव प्रोविजन करते ना उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस से गिनने का, और रिजर्व्स एंड सरप्लस बच्चे बच्चे को पता है इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ अ लायबिलिटी। तो सी इधर तीन रिजर्व आइटम है, एक तो रिजर्व्स की तरह ही दिख रहा है, और एक प्रोविजन फॉर अनएसेडेंट लायबिलिटी, उसको भी रिजर्व से गिनो, और फिर प्रोविजन फॉर टैक्स का एक्सेसिव प्रोविजन भी रिजर्व से। तो रिजर्व्स और कैपिटल को छोड़ दे, बाकी सब लायबिलिटी को घटा दो,
लेकिन घटाने के पहले सारे एसेट्स को जोड़ना पड़ेगा। अब देखो जोड़ते टाइम क्या करना है, इधर कीवर्ड दिख रहा है मेरा, सुबायो, सुबायो, कैसे बोलेगा, सुबायो। सुबायो में एस देखो क्या है, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। मतलब इमेजिन कर ट्रस्ट की बैलेंस शीट में शेयर्स एंड सिक्योरिटी हुआ ना, तो उसका एवरेज और स्टॉक एक्सचेंज प्राइस लेंगे। मतलब जो भी शेयर्स है उसका शेयर मार्केट में क्या भाव चल रहा है, किस दिन का, CMD डेट का। मतलब जिस दिन ट्रस्ट कन्वर्ट हुई है नॉन चैरिटेबल में, मर्ज हुई है या डिसोल्यूशन हो, उस दिन शेयर मार्केट में शेयर्स का क्या भाव था। और उस दिन तो बहुत फ्लक्चुएट होगा ना प्राइस, तो उस दिन का हाईएस्ट, उस दिन का लोएस्ट, उसका एवरेज, किस दिन का, CMD डेट का प्राइस लेना है। और एक दिन में भी स्टॉक मार्केट में बहुत प्राइस होते हैं, लेकिन हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज। तो ये शेयर्स एंड सिक्योरिटी है। फिर ये क्या लिखा है, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। अनकोटेड मतलब अनलिस्टेड, और अनलिस्टेड शेयर्स का तो शेयर मार्केट में भाव आता ही नहीं है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करें ना। ये देखो, जिस कंपनी के अनकोटेड शेयर्स है ना ट्रस्ट के पास, वो कंपनी की बैलेंस शीट उठाओ। जैसे मान लो हम लोग तो ट्रस्ट है ना, और ये जो अनकोटेड इक्विटी शेयर्स है ना, कोई ABC प्राइवेट लिमिटेड का है। प्राइवेट लिमिटेड क्यों निकला मालूम है, कि यूजुअली क्या, प्राइवेट लिमिटेड के शेयर अनलिस्टेड ही होते हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है, नॉलेज रखो, ये प्राइवेट कंपनी का शेयर आर ऑलवेज अनलिस्टेड। तो अगर इधर बैलेंस शीट में ऐसा दिया ना, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो समझो अनलिस्टेड ही है, फिर अनलिस्टेड बोलेंगे भी नहीं, समझ जाने का। तो क्या करना चाहिए, जिस प्राइवेट कंपनी का शेयर अपने पास है ना, वो प्राइवेट कंपनी का बैलेंस शीट लो। ये देखो उसकी बैलेंस शीट मैंने बना के रखी है, देखो एक सेकंड, किसकी बैलेंस शीट है, उस प्राइवेट कंपनी की जिसके शेयर्स ट्रस्ट के पास है। तो ये देखो लिखा ना प्राइवेट कंपनी दिख रहा है। अब उन लोग की बैलेंस शीट से अपने को वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और उनकी बैलेंस शीट से जो भी वैल्यूएशन आया ना, उसमें अपना कितना परसेंटेज है। अरे ट्रस्ट भी उस प्राइवेट कंपनी की पूरी मालिक थोड़ी है, कुछ परसेंटेज होगा। अरे जिस भी प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, उसमें अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट का 20% स्टेक होगा, तो इसका जो भी वैल्यूएशन है उसका 20% इधर काउंट होगा। ये लिखा ना वैल्यूएशन, वैल्यूएशन विल बी 20% ऑफ उस प्राइवेट कंपनी का वैल्यू। ये देखो ये लिखा हुआ है 20%, ऐसे कैजुअली बोल रहा हूं, बाय हार्ट मत कर लो 20%। वो तो देखना पड़ेगा ट्रस्ट का उस प्राइवेट कंपनी में कितना स्टेक है, 10%, 15%। तो जो भी वैल्यूएशन है उसमें परसेंटेज अप्लाई करो। लेकिन वो प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो ये देखो उधर भी सेम है, उधर सू बायो के बदले सू जियो है, सू जियो दिख रहा है, सू जियो। ये सू जियो क्या है, दीज आर एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी जिसके ट्रस्ट के पास शेयर्स पड़े हैं। तो उसकी बैलेंस शीट में जो शेयर्स होगा उसका एवरेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज प्राइस, फिर उस कंपनी की बैलेंस शीट में जो अनलिस्टेड शेयर्स होंगे उसका भी सेम। मतलब वो प्राइवेट कंपनी ने किसी और प्राइवेट कंपनी में पैसा डाला है, वो वाली प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन करके, लेकिन उतना लंबा सम नहीं बनाएंगे। एक बार मान के चलो ये वाली चीज सम में दी होगी, क्या, अनकोटेड शेयर्स का वैल्यूएशन दिया होगा। ये कौन सा अनकोटेड है अभी, वो प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट में जो है। फिर ज्वेलरी होगी, ये किसकी बैलेंस शीट में, ज्वेलरी ट्रस्ट की बैलेंस शीट में नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी जिसके शेयर्स ट्रस्ट के पास है, तो उस ज्वेलरी का FMV लेंगे। फिर उधर I फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, किसके पास इमूवेबल, ट्रस्ट के पास नहीं, वो प्राइवेट कंपनी जिसके शेयर्स हम होल्ड कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, उसका FMV और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विचर इज हायर। ये इंपॉर्टेंट है, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों में से विचर इज हायर। ओके, और इन लोग दोनों फिगर दे देंगे, बट अपने लेंगे किसको, दोनों में से विचर इज हायर को पकड़ेंगे। ये आई क्या था इधर, आई फॉर इमूवेबल। फिर ऑल अदर एसेट्स का बुक वैल्यू, जैसे वो प्राइवेट कंपनी के बैलेंस में डेटर्स होंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सब बुक वैल्यू पे आ जाएगा। फिर माइनस ऑल अदर लाइबिलिटीज, और इधर भी अदर लाइबिलिटीज मतलब क्या, इधर देखो मैंने कैपिटल लिखा, कॉर्पस नहीं लिखा है। यार ये बैलेंस शीट थोड़ी कोई ट्रस्ट की है यार, ये तो कोई प्राइवेट कंपनी की है, तो उसका कैपिटल छोड़ दे, रिजर्व छोड़ दे, प्रोविजन फॉर अनएसेटेड लायबिलिटी छोड़ दे, और एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्स को छोड़ दे। तो ये सब छोड़ दे, बाकी सब दूसरी लायबिलिटीज को घटा दो।
और ऐसे करके तो पूरी कंपनी का वैल्यूएशन आया, लेकिन उस पूरी कंपनी में हमारी ट्रस्ट का कितना स्टेक है वो निकालो, 10%, 15%। फिर ये देखो ऐसा करके आएगा, जो भी वैल्यूएशन है इनटू आवर परसेंटेज, वो अमाउंट इधर आ जाएगा। ओके, फिर वापस आ जाओ। अभी मैं ट्रस्ट की बैलेंस शीट में आ गया। ट्रस्ट की बैलेंस शीट का एस हो गया, यू भी हो गया, फिर बी फॉर बिजनेस अंडरटेकिंग ऑफ द ट्रस्ट। अरे ट्रस्ट का अगर बिजनेस होता है तो मालूम है ट्रस्ट बिजनेस कर सकती है कि नहीं? कर सकती है, बट बिजनेस शुड बी इंसिडेंटल, सेपरेट बुक्स मेंटेन करना चाहिए। तो सोच, बिजनेस का अगर सेपरेट बुक्स बना है तो सेपरेट बुक्स, सेपरेट बुक्स मतलब सेपरेट बैलेंस शीट, तो वो सेपरेट बैलेंस शीट सब में देंगे। किसकी सेपरेट बैलेंस शीट? ट्रस्ट की ही है, लेकिन ट्रस्ट अगर धंधा करती है तो उसका सेपरेट बुक्स बनाते हैं, तो उसका सेपरेट बैलेंस शीट होता है। तो वो सेपरेट बैलेंस शीट देखो इधर दी है, ये देख 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 जल्दी देख, ये किसकी बैलेंस शीट है? ये किसी और लोग की बैलेंस शीट है, हमारी है, हमारी ही है। हम ट्रस्ट है, लेकिन हमारे बिजनेस का सेपरेट बुक्स होता तो बैलेंस शीट भी सेपरेट है। अब उसका वैल्यूएशन करना है, और ये तो आखा मेरा ही है पूरा। अरे वो प्राइवेट कंपनी तो पूरी मेरी थोड़ी थी, मेरा स्टेक था, लेकिन ये तो बिजनेस ट्रस्ट का ही है। तो इससे जो वैल्यूएशन है ना, पूरा का पूरा इधर डालेंगे। और इधर वैल्यूएशन का फिलॉसफी सेम है, सेम प्रिंसिपल। इधर मैंने कैसे किया था देख, सू जियो माइनस लाइबिलिटीज कर दिया था। सेम टेक्निक इधर भी है, सू जियो माइनस अदर लाइबिलिटीज। एक्चुअली नीचे वाले बैलेंस शीट में घुस मत जा भाई, मैंने ऊपर का बैलेंस शीट कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया है। देख पूरा ड्राइंग का लिखने का स्टाइल पूरा डिटो सेम दिखेगा, कॉपी मारा ऊपर से, कॉपी पेस्ट है। इन शॉर्ट ये देखो, ये दोनों डब्बे दिख रहे, ये वैल्यूएशन किधर से आता है? सू जियो से। लेकिन अनकोटेड इक्विटी शेयर्स हुआ तो प्राइवेट कंपनी का सू जियो का सडन परसेंटेज, और हमारा ही बिजनेस है, हमारा ट्रस्ट का ही बिजनेस है, तो अपनी सेपरेट बैलेंस शीट का फुल सू जियो। तो इधर यू में फुल सू जियो के प्रपोस्टेड सू जियो, प्रपोस्टेड, और बी के अंदर फुल सू जियो। सू जियो अपना एक कीवर्ड है ये बैलेंस शीट का। ओके, और हमारी बैलेंस शीट जो मेन बैलेंस शीट ट्रस्ट की, उसको सू जियो बोलते हैं कि सू बायो, सू बायो। सू बायो में एस यू बी हो गया। आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इधर सेम एफएमवी और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विचर इज हायर। अब ये कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी है? ट्रस्ट की बैलेंस शीट में इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ट्रस्ट के पास हॉस्पिटल है, ट्रस्ट का स्कूल है, रिलीजियस ट्रस्ट है तो उसका मंदिर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका एफएमवी एसडी विचर इज हायर। फिर ऑल अदर एसेट्स एट एफएमवी नोट किया जाए। अपने जो साइड में बैलेंस शीट बनी हुई है ना, साइड में, अरे साइड वाली, उधर अदर एसेट्स को बुक वैल्यू पे लिया है। कि वो तो प्राइवेट कंपनी, अदर एसेट्स क्या होंगे? डेटर्स वेटर्स जैसे कुछ होंगे ना, वो तो प्रॉपर कंपनी है तो बुक वैल्यू लेंगे। लेकिन ये तो ट्रस्ट का बैलेंस शीट है, और ट्रस्ट के बाद डेटर्स वेटर्स बेस रिसीवेबल थोड़ी होता है, भगवान के ऑर्नामेंट्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, वो सब एफएमवी पे आएगा इधर। कोई बोले नहीं सर इधर भी डेटर्स हुआ तो, अब डेटर्स में एफएमवी क्या होता है? बुक वैल्यू एफएमवी हो जाएगा ना यार। बट नोट किया जाए इधर अपने को अदर एसेट्स में एफएमवी लेना है, और साइड वाली बैलेंस शीट में अदर एसेट्स का बुक वैल्यू है। ओके, तो बस इसका टेक्निक है, सुनो। लुक इधर देखो, एक शॉर्ट में देखो, ट्रस्ट की बैलेंस शीट दी होगी, मेन बैलेंस शीट एज ऑन सीएमडी डेट। बैलेंस शीट में सू बायो को जोड़ो, सू बायो माइनस लाइबिलिटीज, और सू बायो के अंदर यू और बी विल कम फ्रॉम सू जियो। और यू क्या था? अनकोटेड इक्विटी शेयर्स, वो कोई प्राइवेट कंपनी का है, तो प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट का सू जियो करो, और सू जियो में अपना जो स्टेक है वो, और अपना जो बिजनेस अंडरटेकिंग है उसका तो बैलेंस शीट हमारा ही है, लेकिन सेपरेट बैलेंस शीट है, उसका तो पूरा सू जियो अपने में आ जाएगा। तो उसको याद ही करना है, सू बायो सू जियो। सिर्फ बोले सू बायो में ऐसा स्ट्रॉन्ग है, बायो मतलब मेन बैलेंस शीट है, सू बायो, फिर सू जियो, जियो साइड बैलेंस शीट, साइड ही। अरे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो किसमें सू बायो था किसमें सू जियो। तो सू बायो बायो तो मेन बैलेंस शीट का है, सू बायो, फिर सू जियो वो साइड वाली बैलेंस शीट का। ओके, फिर लुक हियर, अभी तो मैंने क्या इसमें सब कुछ ले ले, सब कुछ ले ले, सब कुछ ले ले। अरे एसेट साइड में सब जोड़ रहा हूं ना, लेकिन एसेट साइड में जो सू बायो है ना, उसमें कुछ कुछ चीजें मत लेना। अगर कोई ऐसा एसेट है ना, लुक
कहाँ दिखा रहा हूं मैं, ये दिखा रहा हूं, हाँ? यहां पर कोई ऐसा एसेट हो जो एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा हुआ है, ऐसा एसेट जो एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा हुआ है, तो वो एसेट को एग्जिट टैक्स में नहीं लेते। तो एग्रीकल्चर इनकम तो हक से एग्जेम्प्ट है, वो तो हर कोई एग्जेम्प्ट करता है, तो उधर गवर्नमेंट बदला नहीं ले सकती है। सी इधर एक तरह से गवर्नमेंट बदला ही ले रही है ना, 400 करोड़ क्या बदला ले रही है कि भाई 400 करोड़ का एसेट तेरे पास कहां से है, कमा के तूने खरीदा है और तेरी कमाई को हमने एग्जाम किया था अंडर सेक्शन 11 एंड 12। तो एहसानो तले वाला एग्जामेशन था ना, तो गवर्नमेंट को लगता हमने किस पे एहसान कर दिया, नहीं तो नालायक लोग एग्जिट एग्जिट ले लिए, तब गवर्नमेंट टैक्स मारेगी। लेकिन 10(1) का एग्जामेशन इज नॉट एहसान, वो तो भारत का बच्चा बच्चा, भारत का हर नागरिक, बच्चा बच्चा निकल गया, भारत का, वो चल क्यों निकला पता नहीं वो आजकल सॉन्ग चल रहा था राम तो भारत का हर नागरिक एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्पशन ले रहा है ना, तो उसमें चैरिटेबल ट्रस्ट पे कोई एहसान थोड़ी हुआ था। तो इसलिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम से खरीदे हुए जो एसेट है ना, उस पर एग्जिट टैक्स नहीं मारेगी। तो अगर ये 400 करोड़ में मैं बोल दूं कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो खेती बाड़ी की इनकम से खड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर एग्जिट टैक्स नहीं आएगा। मतलब इन लोग सब में बताएंगे, वैसा कोई एसेट होगा तो बताएंगे। फिर सुन, 3 चीज को एक्सक्लूड करना है, एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा हुआ एसेट, फिर अगर कोई एसेट ऐसा है जो डिसोल्यूशन के वक्त हमने दूसरी संस्था को दे दिया, जैसे ट्रस्ट डिसॉल्व हुई थी, अब उन लोग के पास बहुत सारे एसेट थे, इन लोगों ने सब तो किसी दूसरी संस्था को नहीं दिए, लेकिन थोड़े बहुत दे दिए, चलो तुम लोग रखो थोड़े बहुत, विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिसोल्यूशन, तो टू दी एक्सटेंट जो दूसरी संस्था को दे दिया ना, उतना लेस कर दो, तो उतने पे एग्जिट टैक्स नहीं आएगा। ओके, एक था एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा हुआ एसेट, दूसरा था डिसोल्यूशन वाली ट्रस्ट ने विद इन 12 months अगर दूसरी चैरिटेबल ट्रस्ट को या दूसरे रिलीजियस ट्रस्ट को, मतलब कोई दूसरा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को दे देने का 12 months। तो अगर ऐसा भी कोई एसेट सब में दिया ना कि वो किसी दूसरे को दे दिया, तो उसको भी छोड़ दो, सब में बताएंगे, टेंशन मारो, डेटा सब दिया होगा। फिर लास्ट पॉइंट, अगर कोई ऐसा एसेट है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में अगर कोई ऐसा एसेट है जो ट्रस्ट ने ना रजिस्टर होने के पहले खरीदा था, रजिस्टर होने के पहले, और रजिस्टर मतलब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी आ जाता है। सी लॉजिक क्या है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जेम्पशन मिला था, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन के पहले तो मैं अपनी इनकम का टैक्स भर रहा था ना यार। अरे होता है कोई कोई ट्रस्ट लोग का रजिस्ट्रेशन बहुत लेट हुआ होता है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद इनकम एग्जेम्प्ट होना चालू हुई थी। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन के पहले कुछ इनकम कमाई थी, मतलब ऐसे याद हो, एक जिस दिन ट्रस्ट क्रिएट हुई थी और जिस दिन ट्रस्ट रजिस्टर हुई थी, इस बीच जो इनकम कमाई थी वो टैक्सेबल थी, और टैक्सेबल इनकम से अगर कोई एसेट खड़ा हुआ है ना, तो उसको गवर्नमेंट दोबारा टैक्स नहीं मार सकती है, उसमें एग्जिट टैक्स नहीं आएगा। एसेट्स अक्वायर्ड बिटवीन विच डेट, डेट व्हेन ट्रस्ट वाज क्रिएटेड एंड द डेट व्हेन ट्रस्ट गॉट रजिस्टर्ड, एंड योर रजिस्टर्ड इंक्लूड्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन मिलता है ना, चाहे वो प्रोविजनल हो कि कंफर्म वाला हो, एग्जेम्पशन चालू हो जाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद चालू होता है ना, रजिस्ट्रेशन के पहले कुछ इनकम कमाई थी, वो तो टैक्सेबल इनकम थी, और टैक्सेबल इनकम वाला एसेट भी एग्जिट टैक्स से बाहर है। ये देखो मैंने इधर लिख के रखा सब, पर कौन से 3 नीचे दिख रहे हैं, किन 3 एसेट्स को एक्सक्लूड करना है, एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा हुआ, फिर क्रिएशन और रजिस्ट्रेशन डेट के बीच वाला, क्रिएशन रजिस्ट्रेशन डेट के बीच में जो एसेट खरीदा वो भी एक्सक्लूड करना है। ये देखो चौकड़ी मारा, मतलब उसको मत लेना। फिर डिसोल्यूशन वाली ट्रस्ट ने अगर ट्रांसफर कर दिया विद इन 12 months, तो इसको भी मत लेना। तो ये था एग्जिट टैक्स का टेक्निक, इसका सम आता है, और कितनी बार अच्छा खासा 6-6 8 मार्क का सम आ जाता है। ट्रस्ट में ये चीज थरो कर ली ना, दुनिया का कोई भी सम सॉल्व कर पाओगे, सब कुछ डाल दिया इधर मैंने। और इन लोग क्या है, ये दूसरी बैलेंस शीट का इतना झमेला नहीं पालेंगे। सी मेरे को दूसरी बैलेंस शीट किसके लिए चाहिए थी, सू बायो के यू और बी के लिए ना। तो इन लोग क्या सम को सिंपल बनाने के लिए कभी कभी ये रेडीमेड दे देते, अरे दे देते रेडीमेड, और रेडीमेड नहीं भी देना है ना, तो लुक ये बाजू वाली बैलेंस शीट को डिटेल में नहीं, शॉर्ट में थोड़ा बहुत दे देंगे।
थोड़ा बहुत दे देंगे ताकि क्या है, इसके अंदर घुस के अंदर लंबा हो जाए, सब वैसा नहीं करते इन लोग। ओके, हाँ, इसका सब कुछ डालेंगे मेन बैलेंस शीट का, और उसमें ये सब भी टेस्ट करते हैं लोग। हाँ, लेकिन जो साइड में मैंने बैलेंस शीट दी है वो तो रूल के हिसाब से जो है पूरा पढ़ाना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो सम आता है ना, उसमें साइड वाली बैलेंस शीट का या तो क्या डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे या फिर थोड़ा बहुत डेटा देंगे, ताकि ये चीज में ज्यादा मगजमारी न हो सम सॉल्व करते ना बच्चों के लिए। ओके, ये हो गया। अब सुनो, ये सीएमडी क्या था? अरे सीएमडी होता है तब बोलते हैं ना कि ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स कब आता है, सीएमडी। अब देखो सीएमडी में, सीएमडी में ये जो एम और डी तो ठीक है, सी क्या था? कन्वर्जन। अब ऐसा कब मानते हैं कि ट्रस्ट चैरिटेबल से नॉन चैरिटेबल में कन्वर्ट हो गई है? तो कन्वर्जन का भी डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन पता नहीं कैसे भी पूछ सकते हैं लोग। तो अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं, ऐसा कब मानते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट नॉन चैरिटेबल में कन्वर्ट हुए? कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब क्या? तो देखो, कन्वर्ट मतलब सीएमआर, ये नया कीवर्ड है। कन्वर्ट कब बोलते हैं? जब सी फॉर कैंसल हो गया रजिस्ट्रेशन, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया ना, तो कैंसल होना मतलब एक तरह से वो चैरिटेबल से नॉन चैरिटेबल में कन्वर्ट हो गई। तो व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्ट होना? कन्वर्ट होना मतलब सीएमआर, कैंसल हो गया रजिस्ट्रेशन। फिर सीएमआर का एम दिख रहा है, किसी ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर लिया और पूछा भी नहीं। अपने ऑब्जेक्ट्स को, जैसे एजुकेशन वाली ट्रस्ट थी, अचानक इन लोग ने योगा वोगा चालू कर दिया। अच्छा किया है, लेकिन पूछ के करना। तेरा एजुकेशन देख के रजिस्ट्रेशन दिया था, अब तू अचानक योगा वोगा कर रहा है, तो तेरे को पूछने का, पूछे बिगर मॉडिफाई किया तो यू आर नो मोर चैरिटेबल, कन्वर्ट हो गया। या फिर पूछा था लेकिन रिजेक्ट कर दिया, उसके बावजूद भी जिद्दी योगा ही करूंगा। अरे मतलब कोई कोई लोग तो पूछते ही नहीं है, क्या है पूछने का, क्या अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। तो नहीं पूछा तो भी गया, या फिर पूछा देखो रिजेक्ट कर दिया फिर भी तू कर रहा है। तो ये सब केस में क्या होता है, गवर्नमेंट की नजरों में यू आर नो मोर अ चैरिटेबल, यू आर गॉट कन्वर्टेड इनटू नॉन चैरिटेबल। अरे तो होता क्या, ऐसे में तो एग्जिट टैक्स आता है। फिर सी एम आर दिख रहा है, आर, आर फॉर रजिस्ट्रेशन को तूने प्रोविजन से फाइनल में कन्वर्ट नहीं करवाया। पता है जो लोग प्रोविजन रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको एक टाइम दिया है कि प्रोविजन रजिस्ट्रेशन का जो 3 साल एक्सपायर होता है ना, उससे 6 months एटलीस्ट इन एडवांस और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी विच इज अर्लियर। बोला था उतने टाइम में प्रोविजनल को फाइनल रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट करवाओ, लेकिन कोई कोई लोग नहीं करवाते, तो यू आर नो मोर चैरिटेबल, कन्वर्जन हो गया तेरा। फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन में मिलता है ना 5 साल का, उसको 5 साल के 6 months एडवांस में रिन्यू करना पड़ता है। रिन्यू नहीं किया तो भी यू आर नो मोर चैरिटेबल। अरे सीएमआर क्या है, ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कानून की नजरों में यू आर नो मोर चैरिटेबल। इन सिंपल लैंग्वेज यू आर कन्वर्टेड फ्रॉम चैरिटेबल टू नॉन चैरिटेबल। इन अदर वर्ड्स उस पर एग्जिट टैक्स आएगा। तो बच्चों को ऐसे ही याद रखना है, सीएमडी उसमें सीएमआर, सीएमडी उसमें सीएमआर, सीएमडी और सी के अंदर सीएमआर, मिक्स मत करना। मेन सीएमडी है, मेन सीएमडी का क्या था, कन्वर्जन, मर्जर, डिसोल्यूशन। और कन्वर्जन का सीएमआर क्या था, कैंसलेशन, मॉडिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन मस्ती। रजिस्ट्रेशन मस्ती मतलब रजिस्ट्रेशन को या तो प्रोविजनल को फाइनल में नहीं कन्वर्ट करवाया या फिर रिन्यू नहीं करा 5 years में जो करना पड़ता है वो। ओके, ये देखो इधर सब लिखा हुआ है, सेम ही कुछ नया निकाल लिखा हुआ दिखा रहा हूं। सीएमडी में जो सी है ना, कैंसलेशन आ गया। कैंसलेशन कब होता है, जीसी और बल में। जीसी और बल में कैंसलेशन होता है ना, तो वो अपना सीएमआर का सी है। एम क्या था, मॉडिफाई किया लेकिन अप्लाई नहीं किया, उसके लिए देखा अप्लाई नहीं किया, या फिर अप्लाई भी किया तो रिजेक्ट हो गया। बोला तो पूछे बिगर मॉडिफाई कर दिया, या फिर पूछा तो भी रिजेक्ट कर दिया, फिर भी तो मॉडिफाइड चीजें कर रहे हैं। फिर रजिस्ट्रेशन में प्रोविजनल को प्रोविजन को रेगुलर में कन्वर्ट नहीं किया या फिर रिन्यू नहीं किया। ये सब मेरा क्या था, CMR। तुम लोग ऐसा लिख ही देना चाहिए, मैंने इधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चे की बुक में ऐसा लिखा हुआ रहना चाहिए।
CMD और C के अंदर CMR। ओके, अबे ना इसमें एक और चीज है कि एग्जिट टैक्स भरना कब पड़ता है, उसका भी टाइम है। 14 दिन में भरना पड़ता है। लोग 14 दिन में भरना पड़ता है, लेकिन 14 दिन कहां से गिनते हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड थियरी है, उसमें अपना टाइम चला जाएगा, इससे मैं नहीं करवा रहा हूं। नॉट सो इंपॉर्टेंट। लुक हियर, इधर मैं लिख के रखा है एग्जिट टैक्स कितने टाइम में भरते हैं, 14 डेज में। बट 14 डेज फ्रॉम व्हेन, 14 डेज फ्रॉम व्हेन, वो गिनने की थियरी इतनी लंबी है ना, मतलब उतना बात करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट दैट वर्थ इट। आई एम नॉट से नहीं आएगा, आने में आ भी सकता है, लेकिन क्या अपने लिमिटेड चीज करनी है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं। खाली इतना याद रखो ना, डिसोल्यूशन वालों का 14 डेज कैसे गिनते हैं, एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स, क्योंकि डिसोल्यूशन वाली ट्रस्ट के लिए 12 महीना वेट करते। शायद वो डिसॉल्व की हुई ट्रस्ट ने अपना सारा धन दौलत दूसरे ट्रस्ट को दे दिया तो, और उसके लिए 12 महीना इंतजार करना पड़ता है, और पूरा 12 महीना वेट करने के बाद उनको बोलते हैं अब तेरा एग्जिट टैक्स निकाल के 14 दिन में भर दे। 14 दिन फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 12 महीना। और 12 महीना कैसे गिना था, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिसोल्यूशन। और मर्जर हुआ होगा ना, तो जिस दिन मर्जर हुआ वहां से 14 डेज। एक्चुअली मगजमारी इधर है, वो CMD का जो C है ना, उसमें CMR, उसका 14 डेज कैसे गिनना है, उसमें बहुत कुछ वेरिएशंस है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, सो आई एम नॉट टचिंग इट। ओके, तो एग्जिट टैक्स खत्म हो गया। फिर देख, जल्दी देख, नेक्स्ट चीज देखना पड़ा बड़ा, एक सेक्शन 1023C है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट के टॉपिक में ही आता है। अब है ना, सेक्शन 1023C में क्या बोला है कि जो ही लिखा ना, ही मतलब हॉस्पिटल और एजुकेशन, हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन लोगों को स्पेशल बेनिफिट मिला है। मतलब उन लोग तो है ना, हॉस्पिटल एजुकेशन को वो रजिस्ट्रेशन कराए बगैर फ्री में एग्जामेशन मिलता है। मतलब कुछ मगजमारी मत, तू हॉस्पिटल है, उससे बड़ी चीज क्या है दुनिया में, या फिर तू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इजीली एग्जामेशन मिल जाता है। अरे कौन सा, जिस तरह का एग्जामेशन हम लोग पढ़े थे ना, 15% एग्जाम, बैलेंस में जो अप्लाइड होता है एग्जाम वो करते हैं ना, इन लोग का तो अप्लाइड का मगजमारी भी नहीं, टोटल एग्जाम। बाकी लोग का कैसा होता है, 15% तो माफ कर देंगे, बाकी का अप्लाई कर। लेकिन इधर ऐसा भी नहीं है, फुल्ली एग्जाम, जस्ट बिकॉज तू हॉस्पिटल है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। लेकिन शर्तें लागू, वो हॉस्पिटल सोली हॉस्पिटल गिरी करना चाहिए, या एजुकेशन वाला काम ही करना सोली। ओके, हाँ, हॉस्पिटल एजुकेशन मिक्स चलेगा, लेकिन हॉस्पिटल एजुकेशन के अलावा कोई तीसरा काम कराना तो तेरे को 1023C नहीं मिलेगा। अरे 1023C की अच्छी बात क्या है, इनकम टोटली एग्जाम, इधर कोई इफ्स एंड बट्स कंडीशन वंडीशन नहीं। इधर ये पढ़ ले पहले, नीचे क्या लिखा है, फुल्ली एग्जाम विदाउट एनी कंडीशन। बट शर्त क्या है, सोली तेरा हॉस्पिटल एजुकेशन का काम होना चाहिए, और तू NPO होना चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एंड यू शुड बी फुल्ली फाइनेंस्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। सी ऐसा सोचो, पहले तो हॉस्पिटल एजुकेशन कितने नेक लोग हो गए, हॉस्पिटल है लोगों की बीमारियां दूर करते, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई, एंड फिर उसमें भी गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया ना, मतलब सच में वो ऑथेंटिक हॉस्पिटल एजुकेशन होगी। मतलब कपटी लोग नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट फाइनेंस्ड है, और गवर्नमेंट फाइनेंस की मतलब या तो फुल्ली फाइनेंस की है या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस कब बोलते हैं उन्हें, जब उस हॉस्पिटल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास जितने भी रुपए मिलते हैं ना पूरे साल में, 50% से ज्यादा गवर्नमेंट देती है। जैसे एक हॉस्पिटल के पास 100 रुपया पूरे साल में आया है, तो 100 में से 50 से ज्यादा तो गवर्नमेंट देती रहती है। अरे गवर्नमेंट देती रहती, चला हॉस्पिटल चलाओ, रखो, नया ऑपरेशन थिएटर बनाए रखो पैसा, नई स्कूल बनाए रखो पैसा, अरे गवर्नमेंट फंडिंग करती रहती है। अरे होली में तो पूरा ही फंड करती है, सब्सटेंशियली में पूरा के मोर देन 50%, more than 50% of the total receipts of such hospital education institution is financed by government grant, more than 50%, याद रखना। तो अगर कोई क्वेश्चन में दिया ना, एक हॉस्पिटल है, इसका जितना भी रिसीट्स हो मोर देन 50% गवर्नमेंट ग्रांट से आता है, तो समझ जाना सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो गया। अरे तो ये 3 कंडीशन है, सोली हॉस्पिटल एजुकेशन,
एनपीओ होना चाहिए और फाइनेंस बाय गवर्नमेंट होना चाहिए। पर सी इधर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर तू फाइनेंस बाय गवर्नमेंट नहीं है ना तो भी चला लेंगे, लेकिन तेरा टोटल रिसीट्स 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरे साल का एनुअल रिसीट्स शुड नॉट बी मोर देन 5 करोड़। क्योंकि सी अगर गवर्नमेंट ऐसा ही बोले ना गवर्नमेंट फाइनेंस तो थोड़ा पार्शियल लगता है यार। अरे जस्ट बिकॉज कोई गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं है उसको अच्छा ट्रीटमेंट क्यों ना मिले? अगर कोई हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छे ही लोगे यार। अब गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं है, एग्जेम्पशन नहीं दोगे? इसलिए लॉ ने बोला चलो दे देंगे, इफ यू आर नॉट फाइनेंस बाय गवर्नमेंट देन ऑल्सो दे देंगे, लेकिन तू छोटी मोटी हॉस्पिटल हुई तो। हॉस्पिटल है एजुकेशन बट छोटी मोटी मतलब पूरे साल का रिसीट्स 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम्हें बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल के बैठा ना तो यार चेकिंग तो करना पड़ेगा ना। और खास करके तू गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं है तो हमको थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा ना। मतलब फिर एग्जेम्पशन देंगे सब्जेक्ट टू कंडीशंस, और फिर तो वो इधर आ जाएगा। कौन? बड़ी हॉस्पिटल, बड़ी एजुकेशन, बड़ी मतलब मोर देन 5 करोड़, और गवर्नमेंट फाइनेंस भी नहीं है। ये देख जल्दी, दो टाइप की एचई को मैं ऐसे बोलता हूँ, ही मैन था ना, ही मैन। अरे ही मैन जैसे लोग ही है। तो ये ही मैन दो टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस एंड नॉट गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट फाइनेंस है तो छोटा बड़ा कैसा भी है माफ, ओके। और नॉट गवर्नमेंट फाइनेंस थे, प्राइवेट लोगों ने फंडिंग करके किया है, तो वो छोटी मोटी रहेगी अप टू 5 करोड़ वाली तो फुल्ली एग्जाम। बड़ी भी हुई तो एग्जामेशन है, लेकिन नखरे करके एग्जामेशन देगी गवर्नमेंट। नखरे मतलब वो कंडीशन था ना अपना ब्रॉ वाला, ब्रॉ, फिर वो ब्रॉ भी हो गया तो अरे रजिस्टर कंडीशन है चैरिटेबल ट्रस्ट में। ब्रॉ क्या था? बुक्स मेंटेन करने का, रजिस्टर्ड होना चाहिए वो सब, एंड फिर उसमें 15% एग्जाम मिलेगा। बाकी एग्जामेशन चाहिए तो अप्लाई करो, मतलब वो नखरों के साथ एग्जामेशन मिलेगा। किसको? बड़ी हॉस्पिटल हुई तो ये चार्ट देखिए समझ जाएगा। एक सेकंड पहले ये देखो साइड में क्या लिखा है, सब्सटेंशियली फाइनेंस मतलब मोर देन 50% ऑफ द रिसीट्स आर कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, ओके। तो टेल मी इधर फॉल होने का एडवांटेज क्या है? कोई कंडीशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना है। ऐसे नहीं कि तू गवर्नमेंट से सीआईटी से अप्रूवल ले, नहीं, एक बार ये फुलफिल हो गया ना फुल्ली एग्जाम। फुल्ली सुना, फुल्ली बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि 15% पहले फिर बाकी, फुल्ली एग्जाम, टैक्स फ्री इनकम। लेकिन अगर इधर फिट नहीं हुआ तो इधर आ जाएगा, और इधर आया तो अरे इधर तो कोई भी आ सकता है, ही मैन लोग भी आते। अरे ही मैन लोग कैसे? जैसे जो ही मैन लोग इधर नहीं फिट हुए तो इधर आ जाएंगे। और इधर क्या लिखा है देखो, अदर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जो चैरिटी या रिलीजन करती है उनको एग्जेम्पशन मिलेगा ओनली इफ दे आर, ओनली इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। विच कंडीशन? ब्रॉ वाले, ओके। मतलब सी ये 1023C वैसा ही एग्जेम्पशन दे रही जो 11 और 12 में दिया है। मतलब पता है जो लोग इधर फॉलो होते हैं ना उनको चॉइस है, या तो सेक्शन 11 एंड 12 के अंदर रजिस्टर हो जाओ। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 12A भी है, 12A भी, या फिर 1023C में रजिस्टर हो जाओ। किसको ऑप्शन है? एचई के अलावा जो अदर लोग है ना, अदर लोग उनको चॉइस दी है, आइदर यू कैन गेट रजिस्टर्ड अंडर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ 11 एंड 12 का एग्जेम्पशन, और यू कैन गेट रजिस्ट्रेशन फॉर 1023C। फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। एक जमाने में फर्क पड़ता था, एक जमाने में ना लोग 1023C प्रेफर करते थे, क्योंकि 1023C में थोड़े नखरे कम थे गवर्नमेंट के। तो लोग प्लानिंग करके क्या करते थे, अपने आप को 1023C के अंडर रजिस्टर करवाते थे, कि उधर लॉ की कंडीशन थोड़ी लीनियंट थी। मतलब बेस्ट एग्जिट टैक्स नहीं था उसमें। बोलो जो लोग 1023C में रजिस्टर हुए थे उनको एग्जिट टैक्स नहीं था, पुरानी बात कर रहा हूं। लेकिन गवर्नमेंट ने खुद रियलाइज किया यार एक तो कुछ गड़बड़ है, इसलिए 22 का बजट आया था ना, 23 का नहीं, 22 का। उसमें इन लोग ने क्या किया, 1023C और सेक्शन 11-12 के प्रोविजन में जो भी डिफरेंसेस था ना उसको रिकनसाइल कर दिया, मतलब दोनों को डिटो सेम कर दिया। अब तो ऐसा हो गया ना, चाहे तू 1023C के नाम पे अपने आप को रजिस्टर करवा कि 11-12 के लिए रजिस्टर करवा, रूल्स आर डिटो सेम।
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक जमाने में पड़ता था बजट 22 के पहले, लोग प्लानिंग भी करते थे और चार्टेड अकाउंटेंट लोग एडवाइस क्या देते थे, आप 1023C में ले लो ना रजिस्ट्रेशन, उसमें थोड़ा मगजमारी कम है। बट एनीवेज पुरानी बात छोड़ो, अब आज की तारीख में क्या है बताओ। एवरी ट्रस्ट हैज गॉट अ चॉइस टू आइदर क्लेम एग्जेम्पशन अंडर 11-12 और 1023C। डिफरेंस जीरो डिफरेंस। हाँ सेक्शन नंबर बोलने में अलग निकल 11-12 और इधर 1023C बोलने में अलग है, बाकी प्रोविजन डिक्टो सेम है। बट ये किसके लिए चॉइस है, अदर लोग के लिए। अरे हीमैन लोग तो सुखी है, इनको तो इनकम ही फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ना कंडीशन है ना कुछ, ना 15% एग्जाम बैलेंस के लिए अप्लाई करो, कुछ भी नहीं, जीरो टैक्स आएगा। बट वो हीमैन होने के लिए सोली एनपीओ, गवर्नमेंट फाइनेंस, और गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं हुआ तो रिसीट्स मोर देन 5 करोड़ नहीं होना चाहिए। ओके तो ये अपना चैरिटेबल ट्रस्ट का टॉपिक समाप्त हो गया। ओके